नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की। और आज के सेशन में हमने लिया है एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 जो 1 जुलाई 2023 शिफ्ट 1 में हुआ था। इस क्वेश्चन पेपर 25 क्वेश्चन जो है टीयर 1 के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 की हम बात कर रहे हैं और इन 25 क्वेश्चन को 10-12 मिनट में करना होता है। इससे ज्यादा टाइम हम इंग्लिश को नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास दूसरे सब्जेक्ट भी होते हैं जो टाइम टेकिंग हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक ग्रामेटिकल एरर दी गई है। कौन से पार्ट में वो ग्रामेटिकल एरर है उसको आइडेंटिफाई करना है और यहाँ से ऑप्शन चूज करना है। सेंटेंस को जिस तरह से आपको घर पर बैठकर प्रैक्टिस करनी है, अभी 5-6 महीने है आपके पास, आपको जिस तरह से प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सेंटेंस के सिंटेक्स को एनालाइज करना है। आपको देखना है कि किस तरह की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, किस तरह का ग्रामेटिकल पैटर्न आपको दिया गया है। द कपल, कपल यहाँ पर देखिए नाउन है और नाउन से पहले लगा हुआ है डिटरमिनर द आर्टिकल। कपल नाउन है और इससे पहले लगा हुआ है आर्टिकल। आर्टिकल सारे के सारे डिटरमिनर होते हैं और डिटरमिनर लगाए जाते हैं नाउन से पहले, नाउन को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये हो गई हमारी एक नाउन फ्रेज जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इसको यहाँ कंसीडर नहीं किया जा सकता। द कपल हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद प्रीफर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब लगी है और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद होना चाहिए उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लगाया गया है 2 + V1 इन्फिनेटिव के रूप में। इन्फिनेटिव जो है होती तो नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ये नाउन के फंक्शन में आ जाती है, एडजेक्टिव के फंक्शन में भी आ जाएगी, एडवर्ब के फंक्शन में भी आ जाएगी। फिलहाल यहाँ पर ये इस स्ट्रक्चर में ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो इसलिए इसको हमें नाउन ही कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखिए इन्फिनेटिव जो है एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और वर्ब है तो उसमें वर्ब का एट्रीब्यूट रहेगा। वर्ब का एट्रीब्यूट जब हमने चेक किया तो हमने पाया कि ये वॉक इनट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती और ऑब्जेक्ट कहीं आ भी नहीं रहा, तो ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पर एक लगाया गया है अंटिल। अंटिल के बारे में मैं आपको बता दूं कि अंटिल, और अंटिल के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। अंटिल के बाद लिखा हुआ है द लास्ट हाउस, मतलब स्पेस में एक पॉइंट को दिखाया गया। उसने जो है यहाँ से वॉक करना स्टार्ट किया, वॉक करते करते वो ये जो लास्ट हाउस था, इस लास्ट हाउस तक उसने यहाँ तक वॉक किया। स्पेस में एक पॉइंट को बताया गया है। अंटिल के बारे में बता दूं, अंटिल का मतलब होता है अप टू द टाइम मेंशन्ड। अंटिल एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और इस कंजंक्शन के द्वारा, अंटिल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जोड़ी गई क्लोज एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम को रिफर करती है जिस पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई एक्शन चला हो। कोई एक्शन 8 बजे स्टार्ट हुआ या 7 बजे हुआ, 6 बजे हुआ, कब स्टार्ट हुआ ये रिलेवेंट नहीं है, लेकिन अंटिल ये बताती है कि वो किस पॉइंट तक चला। वो एक्शन अगर 10 बजे तक चला तो 10 बजे तक चलने को अंटिल कंजंक्शन के द्वारा हम बता सकते हैं। चूंकि एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो इसके द्वारा एक क्लोज को जोड़ते हैं, वो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, एक टाइम क्लोज होती है। कुल मिलाकर अंटिल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन किसी ऐसी क्लोज को इंट्रोड्यूस करता है जो क्लोज रिफर कर रही हो किसी लास्ट पॉइंट को। यहाँ पर तो हमें एक ऐसा पॉइंट दिया गया है जो स्पेस में है, टाइम को हम यहाँ पर रिफर नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से एक फ्रेज लिखी हुई है, एक नाउन फ्रेज लिखी हुई है जो कि स्पेस में पॉइंट को रिफर करती है। तो यहाँ पर अंटिल कंजंक्शन सही नहीं है, यही गलती है। तो आपको चुनना है तीसरा ऑप्शन। क्या होना चाहिए यहाँ पर, देखिए स्पेस में किसी लास्ट पॉइंट को रिफर करने के लिए हम एक प्रीपोजिशन लगाते हैं और वो प्रीपोजिशन होता है अप टू। इस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम टाइम के लिए भी कर सकते हैं, स्पेस के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेस में हमें एक लास्ट पॉइंट को रिफर करना है जहां तक उसने वॉक किया या वॉक करना प्रीफर किया, और वो पॉइंट हो जाएगा द लास्ट हाउस। और उसको जोड़ने के लिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर में हम लगाएंगे प्रीपोजिशन अप टू। फिर लास्ट हाउस को जो है फर्दर एसोसिएट किया गया है कि कौन से वाले हाउस की बात हो रही है, ये बताने के लिए हमने ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर उसका ऑब्जेक्ट लिख दिया। इस तरह से आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है। पहले क्वेश्चन का हो गया थर्ड ऑप्शन, ठीक है। फिर से एक सेंटेंस आपको दिया गया है जिसको यहाँ पर डिवाइड किया गया है ऑप्शंस में। ग्रामेटिकल एरर आपको ढूंढनी है और चूज करना है कि कौन से वाले ऑप्शन में वो ग्रामेटिकल एरर है। पैसेंजर्स एक नाउन फ्रेज है जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट के फंक्शन में होगी।
स्टार्टेड यहाँ पर मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसके बाद आना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमने लिख रखा है वर्ब की आईएनजी की फॉर्म में, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर ऑब्जेक्ट हो रही है मतलब नाउन हो रही है, इट मींस वो क्या होगी, जिरंड। स्टार्ट वर्ब को, स्टार्ट चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब थी उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए था, लेकिन वो ऑब्जेक्ट वर्ब थी तो हमने वर्ब का जिरंड बना दिया, क्योंकि जिरंड होते तो नॉन फाइनाइट वर्ब है लेकिन नाउन के फंक्शन में आ जाते हैं। अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब है तो इसमें वर्ब के एट्रीब्यूट रहेंगे, अगर ट्रांजिटिव है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, इंट्रांजिटिव है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, और चूंकि नॉन फाइनाइट वर्ब है तो इसको कोई एडवर्ब भी मॉडिफाई कर सकता है, इसके मैनर को बताने के लिए हम एडवर्ब लगा सकते हैं, इसके टाइम को रिफर करने के लिए हम एडवर्ब टाइम लगा सकते हैं, इसके प्लेस को बताने के लिए हम एडवर्ब प्लेस लगा सकते हैं, इसके मैनर को बताने के लिए जब भी कोई एक्शन होता है या किया जाता है उसका एक ढंग होता है, एक मैनर होता है, उस मैनर को बताने के लिए हम एडवर्ब मैनर भी लगा सकते हैं। देखते हैं इसके बाद क्या लगा हुआ है। और ये एक ऐसी वर्ब है जो कि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो ये लेगी नहीं, ऑब्जेक्ट आ भी नहीं रहा। आगे लिखा हुआ है वॉयलेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है। वॉयलेंट का मतलब होता है यूजिंग फिजिकल फोर्स टू हर्ट और अटैक, किसी को हर्ट या अटैक करने के लिए अगर आप अपने फिजिकल फोर्स का यूज कर रहे हैं तो आपको वॉयलेंट कहा जा सकता है। मैं यहां पर लिख देता हूं यूजिंग फिजिकल फोर्स टू हर्ट और अटैक। अब देखिए वॉयलेंट यहाँ पर एक एडजेक्टिव लगा हुआ है। एडजेक्टिव के बारे में आपको सबको एक बेसिक बात पता है कि ये किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए या किसी प्रोनाउन को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए या उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में इनको लगाया जाता है। अब किसी नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए आता तो नाउन इसके बाद लिखा होता, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं वॉयलेंट मैन, वॉयलेंट पर्सन, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, सीधे वैन क्लोज आ गई, कंजंक्शन लग गया वैन, उसके बाद एक क्लोज लिखी है टाइम क्लोज। तो इसका मतलब ये किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया नहीं है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन का कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट होता तो लिंकिंग वर्ब के साथ लिखा होता। कॉम्प्लीमेंट को किसी नाउन प्रोनाउन से लिंक करने के लिए हम लिंकिंग वर्ब लगाते हैं, और इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी भी नहीं है। इसका मतलब ये यहाँ पर वॉयलेंट लिखा हुआ है एडजेक्टिव के रूप में, ये गलत लिखा हुआ है, यही गलती है। तो आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। अच्छा यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखिए मैंने भी बताया कि जो बिहेविंग है इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो इसके बाद आ नहीं सकता, लेकिन हम इसके मैनर को बताने के लिए, इसके ढंग को बताने के लिए कि बिहेव का मैनर क्या है, हम एडवर्ब मैनर लगा सकते हैं। तो हम इस एडजेक्टिव वॉयलेंट को वॉयलेंटली ना कर दें, वॉयलेंटली हो गया इन ए वॉयलेंट मैनर, वॉयलेंटली हो गया एक एडवर्ब मैनर, वॉयलेंटली हो गया एक एडवर्ब ऑफ मैनर, और ये बताएगा इस बिहेविंग के मैनर को कि ये किस ढंग में हुआ या करने की बात की जा रही है। और वॉयलेंटली का मतलब हो गया इन ए वॉयलेंट मैनर, इन ए वॉयलेंट मैनर और वे। उसके बाद जो है वैन क्लोज लगी है टाइम को रिफर करने के लिए। वैन कंजंक्शन, वैन जो वर्ड है वो कंजंक्शन भी हो जाता है, एडवर्ब भी हो जाता है, यहां वो कंजंक्शन हो रहा है क्योंकि उसके बाद एक क्लोज लिखी है और उस क्लोज के द्वारा हम एक टाइम को रिफर कर रहे हैं। और ये जो वैन क्लोज है एक टाइम क्लोज है, इसको हम कंसीडर करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज। ये हो गई आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज, क्योंकि टाइम को रिफर कर दिया। किसके टाइम को रिफर कर दिया, मेन वर्ब के टाइम को रिफर कर दिया। व्हेन दे वर आस्क्ड टू लीव द बस स्टेशन, मैं इसको यहाँ पर इरेज करता हूँ। व्हेन क्लोज को एक बार सिंटैक्टिकली एनालाइज कर लेते हैं। सेंटेंस तो क्वेश्चन तो हमारा हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर को एक बार एनालाइज करना जरूरी है, आपको इसी तरह से घर पर प्रैक्टिस करनी है। व्हेन यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में लगा है, इसके द्वारा जोड़ी गई क्लोज एक टाइम क्लोज होती है, टाइम को रिफर करती है। किसके टाइम को रिफर करती है, मेन क्लोज के मेन वर्ब के टाइम को रिफर करती है। व्हेन कंजंक्शन लग गया, दे यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लगा है, प्रोनाउन वर आस्क्ड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर है, मतलब दे किसी से आस्क नहीं कर रहे हैं, दे से आस्क किया गया है किसी और के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है वो सेंटेंस में नहीं बताया गया। दे वर आस्क्ड टू लीव द बस स्टेशन, टू लीव क्या होगा, टू लीव रहा होगा ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट,
क्योंकि आस्क जो वर्ब है वो डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती है, और पहला ऑब्जेक्ट तो एक्टिव स्ट्रक्चर में पहला ऑब्जेक्ट रहा होगा दे, जिसको उठाकर हमने सब्जेक्ट बना दिया पैसिव स्ट्रक्चर में। लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट रहा टू लीव, किससे पूछा गया, उस किस्से को उठाकर तो हमने जो कि देम था एक्टिव स्ट्रक्चर में, पैसिव स्ट्रक्चर में उसको सब्जेक्ट बना दिया। लेकिन क्या पूछा गया वो हमारा ऐसे का ऐसे ही लिखा है इन्फिनेटिव के रूप में। और इन्फिनेटिव के बारे में बता चुका हूं, नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब है तो वर्ब का एट्रीब्यूट इसमें रहेगा, और वो एट्रीब्यूट है इसमें ट्रांजिटिविटी का। ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। द बस स्टेशन एक नाउन फ्रेज नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी तरह से जो है आपको दिमाग लगाना है ताकि सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपको देखते ही समझ में आए। शुरू में ये टाइम टेकिंग अप्रोच आपको लग सकती है, लेकिन जब आप इसमें मास्टर होते जाते हैं, आप इसमें एक्सपर्ट होते जाते हैं 2, 4, 5 महीने के बाद, तो फिर जब आप क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर एक सेंटेंस लिखा होगा, तो आपको देखते ही स्ट्रक्चर समझ में आएगी। विद इन सेकेंड्स आप बता देंगे कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द सेंटेंस इन द फ्यूचर टेंस। हमें इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऐसा सेंटेंस बताना है जो कि फ्यूचर टेंस को रिफर कर रहा हो, जिसमें फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल हुआ हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई कुड बी 25 नेक्स्ट संडे, और यहाँ पर लिखा हुआ है कुड बी। देखिए कुड के बारे में बता दूं कि कुड एक मोडाल है, शुड भी एक मोडाल है। और मोडाल के बारे में एक जनरल बात यह है कि मोडाल किसी भी टाइम को रिफर नहीं करते। टेंस क्या है, वर्ब का टाइम ही तो है। जब कोई वर्ब अपनी फॉर्म के द्वारा, अपनी इन्फ्लिक्टेड फॉर्म के द्वारा किसी टाइम को रिफर करने लगती है, तो उसी वर्ब को हम टेंस कहते हैं। यानी कि वर्ब की वो फॉर्म जो टाइम को रिफर कर रही हो, उसी वर्ब को टेंस कहा जाता है। तो यहां पर ये जो कुड है ये मोडाल है, और मोडाल किसी भी टेंस को रिफर नहीं करते। मोडाल रिफर करते हैं स्पीकर या राइटर की इंटेंशन को, उसके एटीट्यूड को, उसके मूड को, कि वो क्या रिफर करना चाहता है। और यहां पर कुड से ये आई है ना, समझ लो कि मैंने ये सेंटेंस किसी से बोला है या मैंने लिखा है, तो मैं यहां पर लीस्ट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाहता था, इसलिए मैंने कुड लगाया। यहां पर दूसरे सेंटेंस में मैं किसी एक्सपेक्टेशन या अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करना चाहता था, इसलिए मैंने शुड लगाया। तो ये कुड और शुड दोनों के दोनों मोडाल है, ये किसी भी टेंस को रिफर नहीं करते हैं। हाँ, कई बार इनका जो मीनिंग है, इनका जो इन्फर्ड मीनिंग है, इनका जो कंक्लूसिव मीनिंग या ऑब्जेक्टिव मीनिंग निकल के आता है, वो मीनिंग फ्यूचर में जा सकता है। जैसे मैं किसी को सजेशन दे रहा हूं, तो सजेशन तो मैं अभी दे रहा हूं, लेकिन मेरे सजेशन को अगर कोई पर्सन फॉलो करेगा और मेरे सजेशन को मानेगा, तो वो काम वो फ्यूचर में तो करेगा, मेरे बोलने के बाद ही तो करेगा। और मेरे बोलने के बाद सारा टाइम फ्यूचर का है। मैंने सजेशन दिया अभी, मेरे सजेशन को फॉलो करने वाला व्यक्ति उस काम को मेरे बोलने के बाद ही करेगा, तो मेरे बोलने के बाद का सारा समय फ्यूचर का है। तो उनका जो मीनिंग है, उनका जो इम्पैक्ट है, उनका जो इफेक्ट है, सेंटेंस का इफेक्ट, मीनिंग, इम्पैक्ट फ्यूचर में जा सकता है। लेकिन ये खुद किसी टेंस को रिफर नहीं करते, ये रिफर करते हैं बोलने वाले की या लिखने वाले की मूड को, उसके इंटेंशन को, उसके एटीट्यूड को, कि वो क्या बताना चाहता है। वो पॉसिबिलिटी बताना चाहता है तो मे लगा देगा, वो लीस्ट पॉसिबिलिटी बताना चाहता है तो कुड लगा देगा, वो किसी ऑफर को या किसी पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करना चाहता है तो वुड लगा देगा, वो किसी ऑब्लिगेशन को, वो किसी नेसेसिटी को एक्सप्रेस करना चाहता है तो वो मस्ट लगा देगा, वो किसी सजेशन को एक्सप्रेस करना चाहता है तो वो शुड लगा देगा। अगर वो उसको मॉरल सजेशन देना है किसी व्यक्ति को तो वो ऑट टू लगा देगा, अगर उसको नेसेसिटी बतानी है तो वो नीड टू लगा देगा। तो इस तरह की सिचुएशन होती है जब हम मोडाल को यूज करते हैं। तो यहां पर कुड और शुड लगाया, ये तो फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने से रहे। ये लीस्ट कुड यहां पर लीस्ट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, और शुड यहां पर एक्सपेक्टेशन या अनसर्टेनिटी को रिफर कर रहा है, अनसर्टेनिटी या एक्सपेक्टेशन। तीसरे सेंटेंस में आप देखेंगे तो हैव बीन लगा हुआ है, ये तो ग्रामेटिकली गलत हो गया। ये दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली सही थे, लेकिन फ्यूचर टेंस को रिफर नहीं कर रहे।
इसलिए हमारे ऑप्शन नहीं हो सके। लेकिन तीसरा सेंटेंस तो ग्रामेटिकली गलत है। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट संडे की, हमने लगा दिया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? प्रेजेंट के पॉइंट पर कंप्लीशन, मतलब जिस समय मैं सेंटेंस को कह रहा हूं या लिख रहा हूं उसी पॉइंट पर इस काम का कंप्लीशन हो गया, इस एक्शन का, इस स्टेट का कंप्लीशन हो गया, तभी मैं लगाता हूं प्रेजेंट परफेक्ट। मैं कह रहा हूं नेक्स्ट संडे को होगा और मैंने कंप्लीशन दिखा दिया प्रेजेंट के पॉइंट पर, तो ये तो सेंटेंस ग्रामेटिकली ही गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, आई के साथ विल आ सकता है। विल जो है फ्यूचर के टाइम को रिफर करेगा। विल और शैल फ्यूचर टेंस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद बी यहाँ पर मेन वर्ब लगी हुई है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आ गया, और वो कॉम्प्लीमेंट है 25, एक नाउन फ्रेज, और उसके बाद लगा हुआ है एडवर्ब ऑफ टाइम, और इसी एडवर्ब टाइम की वजह से हमने विल को यूज किया। आई के साथ शैल को क्यों यूज नहीं किया? आपने पढ़ा है ना ट्रेडिशनल ग्रामर में आई और वी के साथ शैल लगाए, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल लगाए। ये कहानी भी मैं आपके सामने खोल देता हूं क्या है। देखिए ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से जो अभी तक चलती रही है और जो अभी भी चली रही है, जो ट्रेडिशनल पारंपरिक ग्रामर है, उसके हिसाब से आई और वी के साथ हमें यूज करना चाहिए शैल, यही कहा जाता है आपसे। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, ही, शी, इट, दे, यू, etc, इनके साथ यूज करना चाहिए हमें विल। बिल्कुल सही बात है, यही सिखाया जाता है हमें ट्रेडिशनल ग्रामर में। लेकिन अगर हम किसी कमांड को, किसी इंसिस्टेंस को, किसी डिटर्मिनेशन को, किसी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं या फिर मैं नया पेज ले लेता हूं। अगर हम किसी डिटर्मिनेशन किसी कमांड को या किसी इंसिस्टेंस को या किसी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम इन चीजों को, अभी जो मैंने बताया, उसको रिवर्स कर देते हैं। क्या बताया? आई और वी के साथ शैल, आई और वी के साथ विल कर दो, आई और वी के साथ विल कर दो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आई विल डू इट, तो ये सेंटेंस क्या है? मेरी डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। डिटर्मिनेशन या फिर मेरी विलिंगनेस, कि मैं विलिंग हूं ये करने का, मैं करूंगा ही इसको। तो यहां पर मैंने आई के साथ विल लगा दिया। फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन फ्यूचर टेंस के साथ साथ एक डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस का भी सेंस आ गया। बाकी जो सब्जेक्ट थे, ही, शी, इट, दे, यू, etc, और थर्ड पर्सन के हो सकते हैं, उनके साथ में सबके साथ क्या लगा दूंगा? शैल। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा यहां पर, यू शैल ओबे द रूल्स। तो यहां पर ये क्या है? एक कमांड दी गई है, कमांड या इंसिस्टेंस को एक्सप्रेस किया जा रहा है, फ्यूचर को एक्सप्रेस किया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर के साथ साथ एक कमांड, एक इंसिस्टेंस का सेंस भी आ गया। तो इस कमांड के सेंस को देने के लिए कमांड या इंसिस्टेंस भी हो सकती है। हमने क्या कर दिया? यू के साथ शैल लगा दिया। यहाँ पर शी होता तब भी शैल लगा देते। सीन को उल्टा कर दो। ट्रेडिशनल ग्रामर में आई और वी के साथ शैल, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल, यही सीखा है। लेकिन हमें ये चीजें भी एक्सप्रेस करनी है, तो इस सीन को उल्टा कर दो, आई और वी के साथ विल लगा दो, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ शैल लगा दो। ये होता है ट्रेडिशनल ग्रामर में। लेकिन जो मॉडर्न ग्रामर है, आजकल जो हो रहा है, आजकल जो ग्रामरियन यूज कर रहे हैं, वो सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाकर चलते हैं। मॉडर्न ग्रामर में आई हो, वी हो, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, यू हो, या और कोई भी सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन का, सबके साथ विल, फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए। यहां पर लिख देता हूं मैं साफ साफ शब्दों में, फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए। हाँ, शैल का यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है शैल का यूज नहीं किया जाता, लेकिन शैल का यूज बहुत ही रेयर है, या किया भी जाता है तो फॉर्मल
या लीगल कंटेक्स्ट में क्या आता है, आप कोई ऐसा लेटर लिख रहे हैं, कोई ऑफिशियल है, आपने किसी अधिकारी को देना है या अपने बॉस को देना है, तब फॉर्मल कंटेक्स्ट में आप शैल का यूज कर लेते हैं। या लीगल कंटेक्स्ट में कोई जज अगर लिखेगा या कोई एडवोकेट लिखेगा किसी जज को, तो लीगल कंटेक्स्ट में अगर आप किसी लॉ को लिख रहे हैं, किसी कानून के बारे में लिख रहे हैं, कोई भी लीगल कंटेक्स्ट है या फॉर्मल कंटेक्स्ट है, तो आप सेल को यूज कर लेते हैं। सेल का इस्तेमाल इन सभी सब्जेक्ट के साथ या इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ या IFB के साथ रेयर है। एवरीडे लैंग्वेज में हम सेल का इस्तेमाल आई और वी के साथ नहीं कर रहे हैं मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से। फॉर्मल और लीगल कंटेक्स्ट में हम सेल का यूज कर रहे हैं। तो अगर आई और वी के साथ विल लिखा हुआ आ जाए तो सेंटेंस को जो है गलत मत मानना, ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ ऑप्शन यहां पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, एक सेंटेंस आपको दिया गया है, उसमें एक स्ट्रक्चर को अंडरलाइन किया गया है और उसको बताया गया है कि ये इनकरेक्टली यूज की गई है। इनकरेक्ट है मतलब नो इंप्रूवमेंट का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। आपको वो ऑप्शन उठाना है जो इस अंडरलाइन स्टेटमेंट को करेक्ट कर सके। तो एक बार स्ट्रक्चर फटाफट देख लेते हैं। सिंपल सी स्ट्रक्चर है, 4-5 शब्दों की, कितना टाइम लगेगा। आई यहां पर सब्जेक्ट हो गया, एम यहां पर लिंकिंग वर्ब लगी हुई है और डाउन यहां पर आया है एडजेक्टिव के रूप में। कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में ये एडजेक्टिव है और ये कॉम्प्लीमेंट है इस सब्जेक्ट का, और लिंकिंग वर्ब ने इस सब्जेक्ट को इसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक किया है। आगे फिर विद प्रीपोजिशन लगाया गया है, इस प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट लगा है और ये प्रीपोजिशन फ्रेज लगाई गई है इस डाउन एडजेक्टिव के मीनिंग को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए, बताने के लिए कि हम किस सिचुएशन में या किस तरह से डाउन होने की बात कर रहे हैं। लेकिन डाउन क्या यहाँ पर एप्रोप्रिएट है, मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि डाउन का मतलब क्या होता है। देखिए डाउन जब एडवर्ब होता है तो एक लोअर पोजीशन को रिफर करता है, ये हो गया अप, ये हो गया डाउन, जब एडवर्ब होता है। लेकिन जब एडजेक्टिव के फंक्शन में होगा तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है नॉट फीलिंग एनर्जेटिक, नॉट फीलिंग एनर्जेटिक और हैप्पी। और ये यूज कब किया जाता है, देखिए कोई भी वर्ड अपने मीनिंग के साथ साथ अपनी डोमेन, अपने कंटेक्स्ट में ही यूज किया जाता है। कोई भी वर्ड जब आप देखें तो आप ये भी देखेंगे इसका मीनिंग क्या है, इसका फंक्शन क्या है, किस तरह के स्ट्रक्चर में यूज होता है, किस डोमेन में, किस कंटेक्स्ट में इसको यूज किया जाता है। डाउन का मीनिंग है नॉट फीलिंग एनर्जेटिक और हैप्पी। तो ये किस कंटेक्स्ट में यूज किया जाएगा, कोई व्यक्ति अगर काम करके आया है या बहुत उसने काम कर लिया या कहीं से चल फिर के आया है, अब उसमें एनर्जी नहीं है, थोड़ा सा निराश है, तब वो कह सकता है आई एम डाउन, आई एम नॉट फीलिंग एनर्जेटिक, क्योंकि इतना सारा काम कर लिया, इतनी दूर से यात्रा करके आया हूं। तो उस कंटेक्स्ट में हम डाउन वर्ड को यूज करते हैं अपने बॉडीली एनर्जी को दिखाने के लिए। कोई बैटरी है, अगर वो अब उसकी जो चार्जिंग है वो खत्म हो चुकी है, तो हम क्या कहते हैं, बैटरी डाउन हो गई। क्यों, क्योंकि अब उसमें एनर्जी नहीं है, उसमें पोटेंशियल नहीं है कि वो हमारे काम आ सके, लाइट जला सके, हम उससे म्यूजिक सिस्टम स्टार्ट कर सके, कार स्टार्ट कर सके। कार स्टार्ट नहीं होती, हम क्या कहते हैं, बैटरी डाउन है, क्योंकि अब उसमें एनर्जी नहीं है। तो नॉट फीलिंग एनर्जेटिक और हैप्पी। तो क्या अगर आपसे कोई बहुत ज्यादा कंप्लेन करेगा तो वो आपको थका देगा, वो आपको डाउन कर देगा। तो यही है ना, कंप्लेंट्स लिखा हुआ है, आई एम डाउन विद हर कंप्लेंट्स। अगर कोई व्यक्ति या कोई लड़की आपसे कंप्लेन करती है बहुत बार, तो आपको क्या वो थका देगी, वो आपकी एनर्जी को नीचे ले जाएगी, नहीं ना। तो मीनिंगफुल नहीं है। तो ये तो डाउन तो यहाँ पर नहीं होगा, और ये उसने एग्जामिनर ने ही बोला है, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, इसकी जगह कुछ और होना चाहिए। पास आउट का क्या मतलब होता है, देखिए पास आउट का मतलब होता है टू बिकम अनकॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम, टू बिकम अनकॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम। पास आउट, बेहोश हो जाना थोड़ी देर के लिए। आपने ज्यादा शराब पी ली, या आपके सर पे चोट लग गई, या कुछ भी हो गया, या आप धूप से आपका डिहाइड्रेशन हो गया, किसी वजह से आप अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए थोड़े समय के लिए, तो आप क्या हो गए, पास आउट हो गए। पास आउट का मतलब है टू बिकम अनकॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर अ शॉर्ट टाइम। ये भी हाँ नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई कंप्लेन करेगा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। इसके बाद है फेड अप।
देखिए पास आउट एक वर्ब है, लेकिन जो फेड अप है, फेड अप है वो एक एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव का मतलब होता है अनॉयड, बोर्ड और डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ experiencing something for a long time। आप कुछ भी अगर बहुत टाइम से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो बहुत टाइम से कुछ भी एक्सपीरियंस करने की वजह से आप बोर हो जाते हैं, आप अनोय हो जाते हैं, तो आपकी उसी स्टेट को रिफर करता है फेड अप। और आप सेंटेंस का मीनिंग देखेंगे तो यहां पर इस मीनिंग के हिसाब से फेड अप को लगाया जाना चाहिए। आई एम फेड अप विद हर कंप्लेंट्स। आई एम अनॉयड या बोर्ड या डिसअपॉइंटेड विद हर कंप्लेंट्स। बार बार आ जाती है कंप्लेंट लेकर, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं बोर हो गया। इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए आपको दूसरी वाली स्ट्रक्चर सुननी है। हेल्ड डाउन का मतलब क्या होता है? होल्ड समथिंग डाउन का मतलब होता है टू कीप समथिंग एट अ लोअर लेवल, एट अ लोअर पोजिशन। होल्ड समथिंग डाउन, टू कीप समथिंग डाउन, टू कीप समथिंग डाउन। डाउन का मतलब लोअर पोजिशन, एट अ लोअर पोजिशन। लुक डाउन का मतलब क्या होता है? देखिए लुक डाउन के साथ पहली बात तो विद यूज नहीं होता, गलत प्रीपोजिशन है। फिर भी मैं इसका मीनिंग जरूर बताऊंगा क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा यूसेज है। एसएससी इसको कई बार पूछती है, इस फ्रेजल वर्ब को। क्लोज टेस्ट वगैरह में भी खूब देखने को मिलता है। लुक डाउन ऑन प्रीपोजिशन हम इसके साथ लगाते हैं। लुक डाउन ऑन समवन हो सकता है, यहाँ पर समथिंग भी लिखा हो सकता है। तो लुक डाउन ऑन समवन और समथिंग का मतलब हो जाएगा टू शो और एक्सप्रेस कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब हो जाता है डिसरेस्पेक्ट। टू शो और एक्सप्रेस कंटेम्प्ट फॉर समवन और समथिंग, फॉर समवन और समथिंग। या टू थिंक दैट यू आर बेटर देन हिम और हर। कुछ भी हो सकता है, समवन लिख देता हूं। आपके सामने आपका दोस्त खड़ा हुआ है और आपको लग रहा है कि आप उससे बेटर हो, तो आप उसके लिए जो है डिसरेस्पेक्ट एक्सप्रेस कर रहे हो किसी भी तरीके से। तो आप क्या कर रहे हो? लुक डाउन ऑन हिम कर रहे हो या लुक डाउन ऑन हर कर रहे हो। इस तरह के मीनिंग को जो है कन्वे करता है। लुक डाउन ऑन भी यहां पर नहीं आना था, फेड अप भी यहां पर आना था। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। फिर एक यहाँ पर क्लोज टेस्ट आपको दिया गया है। इस क्लोज टेस्ट को केयरफुल्ली पढ़ना है और देखना है कि मीनिंग के आधार पर, अपने ग्रामर के आधार पर, अपनी जो है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का इस्तेमाल करके कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर आना चाहिए। एज पॉल वाज, अब देखिए वाज यहाँ पर लगाया हुआ है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर मेन वर्ब आ जाएगी, और मेन वर्ब होगी इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये तो हमें ऑप्शन से ही पता चल रहा है। तो ग्रेजिंग आना चाहिए, चर्निंग आना चाहिए, फीडिंग आना चाहिए, ईटिंग आना चाहिए। देखिए जो भी वर्ब यहाँ पर आएगी वो ट्रांजिटिव नेचर की होगी, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है सुपर। सुपर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। सुपर का मतलब होता है अ लाइट मील, अ लाइट मील इन इवनिंग। जो इवनिंग के, शाम के समय पर हम लाइट मील ले लेते हैं उसी को कहते हैं सुपर। ये अपना फैमिली के साथ बैठ के हल्का फुल्का कुछ ले लिया, ऑमलेट ले ली, टोस्ट ले लिए, मैगी वगैरह, नूडल्स वगैरह खा ली, चाय पी ली, दूध पी लिया। लाइट मील जो हम शाम के समय ले लेते हैं उसको कहते हैं सुपर। तो एज पॉल वाज ग्रेजिंग हिज सुपर, ग्रेस का क्या मतलब होता है? ग्रेस का मतलब होता है टू ईट ग्रास। ये काऊ है, ये ग्रेजिंग कर रही है। ग्रेस का मतलब हो गया टू ईट ग्रास।
फिर एक वर्ड आया है चर्न, चर्निंग। ठीक है, चर्न का मतलब होता है मथना, या टू मूव अ लिक्विड, या टू शेक अ लिक्विड, या टू कॉज अ लिक्विड टू मूव। आपने इस तरह की मशीन देखी होगी घरों में, इसमें दही को जो है मथा जाता है, चलाया जाता है, खूब अच्छे तरीके से उसको शेक किया जाता है, मूव किया जाता है, ताकि उसमें से बटर अलग हो जाए और छाछ अलग हो जाए। ये भी एक तरह की चर्न मशीन है। तो इस मशीन को ही ना चर्न मशीन कहा जाता है, इस मशीन को ही चर्न मशीन कहा जाता है। तो चर्न का मतलब हो गया टू मूव या कॉज समथिंग टू मूव, और समथिंग में भी किसी लिक्विड को। मैं यहां पर लिखा देता हूं इसका मतलब, टू शेक, टू शेक और कॉज, टू कॉज अ लिक्विड टू शेक, शेक या मूव, जिस तरह से हम उसको हिलाते हैं हम क्या करते हैं, चर्न करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि उसके उस सामने जो है पॉल के सामने उसका सुपर रखा हुआ था, लाइट फूड रखा हुआ था, उसको वो चर्न कर रहा था। चर्न तो किया ही नहीं जा सकता, किसी लिक्विड को किया जा सकता है। तो मील की बात हो रही है, तो ये और ये वाला वर्ड तो नहीं आएगा। फीडिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूं। फीडिंग, फीड एक वर्ब होती है, और इस वर्ब का मतलब है टू गिव फूड टू ए पर्सन, एनिमल और ए ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल। टू गिव फूड टू अ पर्सन और एनिमल, पर्सन, एनिमल और अ ग्रुप। अब ये ग्रुप पर्सन का भी हो सकता है और एनिमल का भी हो सकता है। अगर आप किसी पर्सन को फूड दे रहे हो, खाने पीने के लिए दे रहे हो, तो आप उसको फीड कर रहे हो। आप किसी एनिमल को चारा दे रहे हो, तो आप उसको फीड कर रहे हो। एक फ्रेजल वर्ब और इस्तेमाल होती है फीड के साथ, फीड ऑन समवन, समवन तो नहीं आएगा, समथिंग ही आएगा। कोई आदमखोर हो तो अलग बात है। फीड ऑन समथिंग, और समथिंग ये रिफर करता है किसी टाइप के फूड को। तो फीड ऑन समथिंग का मतलब हो जाएगा टू ईट फूड, वही वाला फूड जिसको समथिंग रिफर कर रहा है। फीड ऑन समथिंग या फीड ऑन समथिंग का मतलब हो जाएगा टू ईट फूड। तो यहां पर तो फीड लिखा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है पॉल जो है सुपर को कोई फूड दे रहा था। फीड ऑन लिखा होता तब ये सही हो जाता। फीड ऑन का मतलब होता है टू ईट। ये थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया इसीलिए। फिर फोर्थ ऑप्शन सही, ईटिंग यहां पर आ जाएगा। एज पॉल वाज ईटिंग हिज सुपर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या ऑप्शन है। As Paul was eating his supper, Aunt Jenny submitted him questions, demanded him questions, allowed him questions, asked him questions। देखिए क्वेश्चंस के लिए लगाते क्या है, हम आस्क लगाते हैं। तो ये तो सबको पता ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबने किए होंगे। आंट जेनी आस्क्ड हिम लगाया गया है किसके लिए, पॉल के लिए। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आस्क एक डायट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो पहला ऑब्जेक्ट ये आ गया, किससे पूछा और क्या पूछा, दूसरा ऑब्जेक्ट ये आ गया क्वेश्चन। आंट जेनी आस्क्ड हिम क्वेश्चंस दैट हैव बीन फुल ऑफ डिसीट। डिसीट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ डिसीविंग, द एक्ट ऑफ डिसीविंग। डिसीव का मतलब क्या हो गया, टू परसुएड समवन दैट समथिंग फॉल्स इज ट्रू या समथिंग रॉन्ग इज करेक्ट। किसी को जो है इस तरह से परसुएड कर देना कि वो मानने लगे कि कोई गलत चीज भी सही है। किसी को ट्रिक कर देना, किसी को धोखा देना, तो ट्रिक। ठीक है। Aunt Jenny asked him questions that have been full of deceit and had a very deep meaning, for she wanted to trap him। देखिए ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझना क्लोज टेस्ट के जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि हम किस मीनिंग के वर्ड को स्ट्रक्चर में लगाने वाले हैं, किस वर्ड के मीनिंग की जरूरत है इस पर्टिकुलर सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो Aunt Jenny asked him questions that have been full of deceit and had a very deep meaning,
कॉमा लगाया गया है फॉर, यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में लगाया गया है किसी रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर सी वांटेड टू ट्रैप हिम, इट सीम्ड एज इफ सी वाज एंडोर्ड विद, और उसके बाद ब्लैंक दिया गया है, सी वाज एंडोर्ड विद। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए एंडोवर, ये जो एक वर्ब है, इस वर्ब के बारे में मैं आपको बता देता हूं, इसका मीनिंग और इसका फंक्शन किस तरह से स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है। एंडो, ENDOW, एंडो का मतलब होता है टू प्रोवाइड मनी और प्रॉपर्टी टू एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंस्टीट्यूशन को कोई मनी देते हैं, कोई प्रॉपर्टी देते हैं, और इस मनी और प्रॉपर्टी को क्यों दे रहे हैं आप, कि वो अपने जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सके, कोई बिल्डिंग बना ले, छात्रों को पढ़ाए या कुछ करे। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, किसी भी टाइप का इंस्टीट्यूशन हो, हेल्थ इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, सोसाइटी को सर्व करने वाले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी सिस्टम को इंस्टीट्यूशन ही कहा जाता है। फैमिली को भी एक इंस्टीट्यूशन कंसीडर किया जा सकता है। टू प्रोवाइड मनी और प्रॉपर्टी टू एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर यूसेज, ये हो गया एंडो वर्ब का मीनिंग, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। एक स्ट्रक्चर और यूज होती है एंडो वर्ब के साथ, और वो है बी एंडोर्ड विद। यहाँ पर बी एंडोर्ड यानी कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक पैसिव स्ट्रक्चर है। मतलब एंडो वर्ब को जो पैसिव स्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ विद प्रीपोजिशन लगाकर, तो इस स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर एंडो वर्ड का मीनिंग होता है, एंडो वर्ब का मीनिंग होता है टू हैव अ नेचुरल एबिलिटी और फीचर, टू naturally have a particular feature और क्वालिटी। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर, कोई स्पेसिफिक फीचर या क्वालिटी नेचुरली आप उसको ऑन करते हैं, नेचुरली वो आपके पास है, तो आपको एंडोर्ड विद किया गया है उस फीचर से। यहां पर वो जो फीचर है, जो क्वालिटी है, वो लिख दिया जाएगा। You are endowed with that quality, that feature. It means you have that quality naturally. क्वेश्चन पर आते हैं, क्या लिखा होता है? It seemed as if she was endowed with, B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, वही स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताई है, B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर विद प्रीपोजिशन। तो यहां पर क्या आना है? किसी क्वालिटी को लिखा जाना है। टेक्निक देखिए, एक ऐसी प्रोसेस है, या फिर एक ऐसी इंफॉर्मेशन या एक ऐसी स्किल है जो आप कहीं से सीखते हैं, आप उसको नेचुरली ऑन नहीं करते हैं। नेचुरली कोई भी बच्चा है, कोई भी पर्सन उसको ऑन करके, उसको लेकर पैदा नहीं होता है। आप टेक्निक सीखते हैं, समझते हैं। तो ये भी नहीं आना है। पर्पस यहाँ पर मीनिंगफुल नहीं है। वीकनेस तो एक क्वालिटी भी नहीं है। टैलेंट यहां पर हो जाना है। टैलेंट जो है किसी भी प्रकार का एक क्वालिटी ही तो है, एक फीचर ही तो है। इट सीम्ड एज इफ शी वाज एंडोर्ड विद अ टैलेंट। अब उस टैलेंट के बारे में बताया गया है विच लगाकर। विच जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, उस टैलेंट के लिए हमने डिफाइनिंग क्लोज लगा दी है रिलेटिव क्लोज के रूप में। आगे जो है विच कुड हंट फॉर का मतलब है टू एक्टिवली सर्च समथिंग, टू एक्टिवली सर्च। विच कुड हंट फॉर डार्क एंड मिस्टीरियस टैक्ट। टैक्ट का क्या मतलब होता है? टैक्ट एक अच्छा वर्ड है, एसएससी के प्रीवियस में भी आ चुका है और अभी भी आ सकता है। टैक्ट का मतलब होता है अ कीन सेंस, अ कीन मतलब एक्यूरेट, अ कीन सेंस। कीन का मतलब होता है एग्जैक्ट। अ कीन सेंस ऑफ व्हाट टू डू एंड व्हाट टू से विदाउट ऑफेंडिंग समवन। अ कीन सेंस ऑफ what to do or say without
ऑफेंडिंग विदाउट ऑफेंडिंग समवन, बिना किसी को ऑफेंड किए, अगर आपको पता है कि बिना किसी को, बिना उस पर्सन को ऑफेंड किए उससे क्या कहना है, उससे क्या करना है, उस सिचुएशन में क्या करना है, उससे क्या कहना है, तो आपके अंदर ये कीन सेंस है, मतलब आप टैक्टफुल है, आपके पास ये एबिलिटी है, आपके पास टैक्ट है। टैक्ट का मतलब है नेचुरल एबिलिटी टू डू द राइट थिंग या टू से द राइट थिंग विदाउट ऑफेंडिंग समवन, बिना किसी को ऑफेंड किए सही चीज करना, सही चीज कहना की जो एबिलिटी है उसको टैक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो ही गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूं। इट सीम्ड एज इफ सी वाज, मतलब कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार का है, आंट जेनी जो है पॉल से कुछ पूछ रही है, कुछ सवाल पूछ रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके पास ये टैलेंट है कि वो डार्क और मिस्टीरियस टैक्ट को सर्च कर सके, कोई भी डार्क और मिस्टीरियस जो एबिलिटी होगी उसको वो ढूंढ सके, इसीलिए वो जो सवाल पूछ रही है पॉल से। आगे क्या लिखा हुआ है, सी आस्क्ड डिड यू नाउ नॉट वांट टू स्विम, मतलब वो अपना सुपर खा रहा है और उससे पूछा क्या जा रहा है, डिड यू नाउ नॉट वांट टू स्विम पॉल, आगे क्वेश्चन मार्क लगा है। पॉल फेल्ट एंड अनकंफर्टेबल, और उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है। देखिए अनकंफर्टेबल एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर नाउन आना चाहिए, उसी नाउन के लिए आर्टिकल लगाया गया होगा, एल लगा दिया क्योंकि वोवल साउंड थी, तो क्या आना चाहिए, पॉल फेल्ट एंड अनकंफर्टेबल गैस, व्यू, ड्रॉप या सस्पिशन। देखिए व्यू और ड्रॉप तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड है। गैस का क्या मतलब होता है, गैस का मतलब होता है एन एस्टिमेशन ऑफ समथिंग विदाउट एफिशिएंट इंफॉर्मेशन। आप किसी भी चीज के बारे में कोई अंदाजा लगा रहे हैं और आपके पास कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपके इसी अंदाजे को गैस कहा जाता है। लिखवा देता हूं मैं, GUESS, गैस। ये तो एक ऐसा वर्ड है कि हम अपनी एवरीडे कन्वर्सेशन में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, फिर भी जब कोई वर्ड सामने आया तो मुझे अच्छा लगता है इसको डिफाइन करना। गैस का मतलब होता है द एस्टिमेशन ऑफ समथिंग, द एस्टिमेशन ऑफ समथिंग विदाउट हैविंग सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। आपके बारे में, आपके पास उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी आप जो है सिचुएशन को एस्टिमेट कर रहे हैं, पता अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये क्या है, तो मतलब आप गैस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई गैस तो है नहीं किसी प्रकार का, पॉल ने किसी गैस को फील नहीं किया, यहाँ पर फेल्ट लगाया गया है, यहाँ पर सस्पिशन होना चाहिए। सस्पिशन का मतलब है अ लैक ऑफ ट्रस्ट, अ स्टेट ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट या स्टेट ऑफ डाउट, अ फीलिंग और स्टेट ऑफ डाउट, अ फीलिंग और स्टेट ऑफ डाउट। अच्छा खासा वो खाना खा रहा है, उसकी आंट आई उससे पूछ रही है कि तुम्हें स्विम नहीं करनी है क्या, तो उसने जो है एक सस्पिशन की फीलिंग को, एक डाउट की फीलिंग को जो है फील किया। यहां पर हो जाएगा पॉल फेल्ट एन अनकंफर्टेबल सस्पिशन। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं क्या है। ही, यहां पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब लगाई जानी है। ऑप्शन में भी हमें 4 मेन वर्ब दी गई है, और मेन वर्ब भी ऐसी जो कि ट्रांजिटिव नेचर की हो, क्योंकि उसके बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को भी आप देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें किस तरह की ट्रांजिटिव वर्ब लगानी है, किस मीनिंग को कन्वे करने वाली वर्ब लगाएं कि उसका ऑब्जेक्ट आंट जेनीज फेस हो जाए। चेस का मतलब होता है टू फॉलो, परस्यू का मतलब भी टू फॉलो ही होता है। परस्यू, फॉलो और चेस दोनों सिनोनियम है, तो उसने क्या आंट जेनी के फेस को फॉलो किया, मीनिंगफुल नहीं है, दोनों हटा दो। रफल का मतलब होता है टू मेक समवन नर्वस या अपसेट, टू मेक समवन नर्वस, NERVOUS, और अपसेट।
किसी को अपसेट कर देना या किसी को नर्वस फील करा देना। रफल का एक मतलब ये भी होता है कि किसी के बालों को बिगाड़ देना या डिसअरेंज कर देना। टू डिसअरेंज समवन हेयर्स, लिखवा दूं क्या? लो, टू डिसअरेंज समवन्स हेयर। कोई आपका दोस्त आपके पास आके खड़ा हुआ, आप उसके बालों में हाथ घुमा रहे हैं, एकदम से आपको झटक देगा क्योंकि वो इरिटेट होगा इस चीज से। तो उसी तरह की मीनिंग को मेटाफोरिकली भी कन्वे किया जा सकता है रफल वर्ड से, टू मेक समवन नर्वस, अपसेट और इरिटेटेड। रफल वर्ड का मीनिंग हो जाता है। तो ही रफल्ड आंट जेनीज फेस, उसने आंट जेनी के फेस को रफल किया। ये भी यहाँ पर कंटेक्स्ट के हिसाब से सही नहीं है। उसने नर्वस या अपसेट जैसा कुछ नहीं किया, उसने सर्च किया। सर्च का मतलब है टू लुक फॉर। उसने देखा, आंट जेनी के फेस को सर्च किया कि यहाँ पर कोई क्लू मुझे मिल जाए। और आगे देखिए इसका हिंट दिया हुआ है, हाउएवर इट इन्फॉर्म्ड हिम नथिंग। यहां पर कंटेक्स्ट इसी प्रकार का दिया है कि उसने सर्च किया, ही सर्च्ड। जब आंट जेनी ने उससे तरह तरह के क्वेश्चन पूछे, स्विमिंग के बारे में पूछने लगी और कुछ भी पूछा होगा, तो उसने आंट जेनी के फेस को सर्च किया कि ये चल क्या रहा है, कहीं मुझे कोई एक्सप्रेशन मिल जाए, कहीं मुझे कोई हिंट मिल जाए कि मेरे साथ मजाक की जा रही है या मुझे कोई किसी तरह की डांट लगाई जा रही है कि मैंने कोई गलती कर दी हो। तो उसने आंट जेनी के फेस को सर्च किया, कहीं से कोई एक्सप्रेशन मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए। लेकिन इट हिम हाउएवर इट इन्फॉर्म्ड हिम नथिंग। ठीक है, फिर सो लगाया, ही सेड नो मैम। क्लोज टेस्ट आपका यहाँ पर एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 4 लगाना है। अब देखिए इस तरह की क्लोज टेस्ट करने के लिए ना आपको इन सेंटेंसेस का लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव मीनिंग, जो सेंटेंस आपको लिखे हुए हैं, आपको इनका ऑब्जेक्टिव मीनिंग समझ में आना चाहिए। आपको पता लगना चाहिए कि क्या आपसे कहा जा रहा है, क्या इंफॉर्मेशन लिखी गई है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी तो आपकी हेल्प करेगी ही करेगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए और ये तभी हो पाएगा जब आप पढ़ने की आदत डालेंगे। Select the most appropriate option that can substitute the underlying segment in the given sentence. एक सेंटेंस आपको दिया गया है, अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करने वाला हमें एक ऑप्शन छांटना है। और सब्स्टिट्यूट तो वही कर सकेगा जो सिमिलर मीनिंग में होगा, मतलब हमें इसका सिमिलर वर्ड यहां से उठाकर लिखना है। अगर मुझे इस वर्ड का मीनिंग पता है तो मैं इस सेंटेंस को पढ़ने में अपना वक्त जाया नहीं करूंगा। लेकिन अगर मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, मुझे इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, या फिर ऑप्शन मुझे ऐसे दिए गए हैं जो कंफ्यूजिंग है, दो ऑप्शन सिमिलर एक जैसे मीनिंग को कन्वे करने वाले हैं, तब मुझे ये सेंटेंस पढ़ना पड़ सकता है ये जानने के लिए कि इस सेंटेंस में इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और उस एग्जैक्ट मीनिंग के हिसाब से मैं कौन सा वाला ऑप्शन लगाऊं। कई बार ऐसा होता है कि एक वर्ड एक से ज्यादा मीनिंग को कन्वे करता है, सिमिलर मीनिंग भी हो सकता है, डिसिमिलर मीनिंग भी हो सकते हैं, अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग निकल के आ जाता है एक ही वर्ड का। तो ये समझने के लिए मुझे सेंटेंस पढ़ना पड़ सकता है अगर ऑप्शन मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं तो। द स्कंक हैड अ कंस्पिक्यूअस स्पाइनल स्ट्रिप। स्कंक क्या होता है? स्कंक जो है एक तरह का ये है, इसको स्कंक कहते हैं, एनिमल है। और आपसे ये कहा जा रहा है कि स्कंक की जो स्पाइन है उस पर स्ट्रिप है। द स्कंक हैड अ कंस्पिक्यूअस का मतलब आपको पता ही है, मैं भी बता ही दूंगा, आप खुद छाटने की कोशिश करो यहां से कौन सा वाला ऑप्शन इसके सिमिलर मीनिंग में होगा। द स्कंक हैड अ स्पाइनल स्ट्रिप। ये स्कंक है और स्ट्रिप का मतलब होता है ये लाइनें। आपने कई प्रकार के कपड़े देखे होंगे जहां पर ये स्ट्रिप रहती है, व्हाइट बैकग्राउंड है और ये रेड कलर की और ये ब्लू कलर की स्ट्रिप है। यहाँ पर इस तरह के कपड़े, इन्हीं को स्ट्रिप बोला जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये किसी पायलट की यूनिफॉर्म है और यहाँ पर इंसिग्निया पर आप देखिए इनको स्ट्रिप कहा जाएगा। ये टाई है, इस टाई में ये ब्लू कलर की और ग्रे कलर की स्ट्रिप है, इन्हीं को स्ट्रिप कहा जाता है। तो कहा आपसे ये जा रहा है कि द स्कंक जो है उसके उस पर उसकी स्पाइन पर जो है स्ट्रिप है और इन स्ट्रिप की बात की जा रही है। ये जो स्ट्रिप है इसकी स्पाइन पर, स्पाइन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। वापस क्वेश्चन पर आते हैं। कंस्पिक्यूअस का मतलब होता है इजीली नोटिसेबल। एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है इजीली नोटिसेबल। ऑब्वियस,
बहुत ही ऑब्वियस हो, दिख ही जाए, एकदम से देखते ही पता लग जाए यार ये तो ये है। OBVIOUS, अट्रैक्टिंग अटेंशन, जो आपके अटेंशन को एकदम से अट्रैक्ट कर ले। तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनियम या सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाला वर्ड नोटिसेबल। चार्मिंग का मतलब क्या है? चार्मिंग का मतलब है वेरी प्लीजेंट एंड अट्रैक्टिव, वेरी प्लीजेंट एंड अट्रैक्टिव। फेंट के दो मीनिंग निकल के आते हैं। फेंट जब एडजेक्टिव होगा तो इसका मीनिंग होगा नॉट क्लियर या बेयरली परसेप्टिबल। मतलब अगर अपोजिट पूछा होता हमसे तो हम फेंट को लगा देते हैं। बेयरली परसेप्टिबल, बेयरली परसेप्टिबल या नॉट क्लियर। फेंट जब वर्ब, फेंट को ये तो एडजेक्टिव के मीनिंग में यूज कर रहे हैं तो ये मीनिंग आ गया बेयरली परसेप्टिबल। जब इसको वर्ब के मीनिंग में यूज किया जाए तो इसका मतलब होता है, यहीं पर लिखवा देता हूं, टू बिकम अनकॉन्शियस। जब वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा टू बिकम अनकॉन्शियस। ऑब्सक्योर का मतलब, ऑब्सक्योर भी एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। अच्छा वर्ड है, एसएससी में कई बार इसको पूछा गया है। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर जब एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब होगा नॉट नॉन टू पीपल, जिसके बारे में लोगों को पता ना हो, हिडन हो, उसको ऑब्सक्योर कहा जाता है। या अनक्लियर हो, अनक्लियर हो या डिफिकल्ट हो उसको समझना। अनक्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और डिस्कवर। यूजुअली किसी इंफॉर्मेशन को रिफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई इंफॉर्मेशन ऑब्सक्योर है, पता नहीं चल रहा है क्या कहा जा रहा है, क्या मीनिंग है इसका। अनक्लियर है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, डिफिकल्ट टू डिस्कवर है। किसी ऐसी बात के बारे में जो लोगों को पता ना हो, ऑब्सक्योर कह दिया जाता है, नॉट नोन टू पीपल। अब जब ये वर्ब होगी तब भी ये इसी मीनिंग को कन्वे करती है, लेकिन वर्ब के फंक्शन में, वर्ब के फंक्शन में इसका मीनिंग हो जाएगा टू मेक या टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम बीइंग नोन टू पीपल। आपने किसी चीज को ऑब्सक्योर कर दिया, मतलब आपने कुछ ऐसा कर दिया उसके साथ कि लोगों को इसके बारे में पता ना चले। उसको चाहे आपने हाइड कर दिया हो या बाकी की चीजों में मिक्स कर दिया हो कि लोग ढूंढ लो कहाँ है इंफॉर्मेशन या कहाँ है वो चीज। टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम बीइंग नोन टू पीपल या टू मेक समथिंग अनक्लियर, टू मेक समथिंग। इसी तरह से जो है शब्दों के मीनिंग पढ़ा करो, समझा करो, पता लग जाता है कि किस कंटेक्स्ट में, किस स्ट्रक्चर में इनको इस्तेमाल किया जाना है। आपके जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं टीयर 1 में मैं खासकर देख रहा हूं कि पिछले कुछ सालों से जो क्वेश्चन पेपर्स आपको एसएससी दे रही है वोकैबुलरी के इस्तेमाल के बेसिस पर दे रही है कि आप किसी वर्ड का मीनिंग तो जानते हैं, रट्टा तो मार लिया आपने वर्ड के मीनिंग का, कई बार उसको समझ लिया, लेकिन आप इस वर्ड को किसी सेंटेंस में, किसी सिचुएशन में, किसी कंटेक्स्ट में इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। आपको इसका यूसेज पता है कि नहीं, आपको वो डोमेन, वो कंटेक्स्ट पता है कि नहीं जहां इस वर्ड को इस्तेमाल किया जाना है। तो इसके लिए जो है वर्ड के ठीक से मीनिंग समझ लिया करो। टू मेक समथिंग अनक्लियर, ये देखा करो कि किस कंटेक्स्ट में, किस डोमेन में इसको इस्तेमाल किया जाना है। ये हो गया आपका 10वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में क्या है, एक इडियम आपको दिया गया है, इस इडियम का मीनिंग पूछा है, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट जो इडियम है इसके कई मीनिंग हो जाते हैं। पहला तो है रिटन और प्रिंटेड फॉर्म को हम ब्लैक एंड व्हाइट कह देते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। रिटन और प्रिंटेड फॉर्म को, कुछ भी लिखा हुआ है और प्रिंट किया हुआ है उसको हम ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म कह देंगे, रिटन और प्रिंटेड फॉर्म। प्रिंटेड फॉर्म जैसे हमारा न्यूज़पेपर आता है वो ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में होता है, जो बुक्स हम पढ़ते हैं ज्यादातर वो ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में होती है, रिटन और प्रिंटेड फॉर्म। इसके अलावा क्लियर एंड
सिंपल। इस मीनिंग को करने के लिए भी ब्लैक एंड व्हाइट का इडियम का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा क्लैरिटी इन चॉइसेस, क्लैरिटी इन चॉइसेस, आपके सामने दो चॉइस रखी गई है, ए और बी, और आपको क्लियर है कि अगर मैं ए को चूज करूंगा तो ये होगा, अगर मैं बी को चूज करूंगा तो ये होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चॉइसेस में इस क्लैरिटी को रिफर करने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट कहा जा सकता है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट है क्या, ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन। तो चॉइसेस में अगर एक आपको ब्लैक दिख रही है और एक आपको व्हाइट दिख रही है तो इसका मतलब क्लियर है, आपको कौन सी वाली चूज करनी है, एकदम क्लैरिटी है। तो इस क्लैरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी ब्लैक एंड व्हाइट का यूज किया जा सकता है। ब्लैक एंड व्हाइट का इस्तेमाल मोरली गुड और मोरली बैड के बीच के डिफरेंस को रेफर करने के लिए भी किया जा सकता है। एक चीज, एक एक्टिविटी, एक बिहेवियर आपके सामने मोरली गुड है, एक पर्सन है आपके सामने जो कि मोरली गुड है, एक दूसरा पर्सन खड़ा है आपके सामने वो मोरली बैड है, वो इविल को रिफर कर रहा है, तो आप कह सकते हैं यार ये तो ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन है, मैं तो एकदम कह दूंगा ये बढ़िया आदमी है, ये बेकार आदमी है। तो इस सिचुएशन को मोरली गुड और मोरली बैड के बीच के डिफरेंस को रिफर करने के लिए भी ब्लैक एंड व्हाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि डिवाइडेड हो, डिवाइडेड बिटवीन गुड एंड इविल, गुड एंड इविल, कोई भी ऐसी चीज जो गुड और इविल में डिवाइडेड हो, कि इस सिचुएशन का इतना पार्ट गुड है और इतना पार्ट इविल है, और आपको ठीक ठीक समझ में आ रहा है कि ये गुड है ये इविल है, आप कह सकते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन है। क्लियर हूं मैं इन चीजों को लेकर। तो यहां पर ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट का क्या मीनिंग है, डाउटफुल, इन डिस्प्यूट, अ फॉल्स इन्वेंशन, नहीं, इन राइटिंग, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, एंटोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। फिर से मैं पूरे सेंटेंस को पढ़ने के लिए अपना वक्त जाया नहीं करूंगा, मैं देखूंगा इस वर्ड को, सपोर्ट को, और अगर इसका मीनिंग मुझे पता है और फिर देखूंगा मैं इस ऑप्शन को, और ऑप्शन के मीनिंग भी मुझे पता है, क्लियर है, तो बस मैं इसका एंटोनियम यहां से ढूंढ कर लगा दूंगा। सपोर्ट का एंटोनियम क्या होना चाहिए, डिस्क्लेम, डॉक्यूमेंट, रिफ्यूट, एस्टेब्लिश। डॉक्यूमेंट तो होगा नहीं, एस्टेब्लिश का मतलब है टू सेट अप ए फर्म, टू सेट अप अ फर्म, फर्म मतलब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑन ए परमानेंट बेसिस, परमानेंट बेसिस पर किसी फर्म को, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को, किसी इंडस्ट्री को सेट कर देना, एस्टेब्लिश करना होता है। इसका दूसरा मीनिंग हो सकता है टू कॉज समथिंग टू बी एक्सेप्टेड, और समथिंग यहां पर किसी आइडिया को, किसी आइडियोलॉजी को, किसी फिलोसफी को, किसी विचारधारा को रिफर करता है। आपने कुछ ऐसा कर दिया कि आपने उस विचारधारा को, उस फिलोसफी को लोगों से, जनरल वे में बहुत लोगों से एक्सेप्ट करवा दिया, लोग उसको मानने लग गए। तो आपने क्या किया, आपने उस आइडियोलॉजी को एस्टेब्लिश किया, आपने उस प्रिंसिपल को, आपने उस बिलीफ सिस्टम को, आपने उस फिलोसफी को एस्टेब्लिश कर दिया कि लोग अब उसको मानते हैं, फॉलो करते हैं। तो टू कॉज समथिंग टू एक्सेप्टेड, टू बी एक्सेप्टेड, टू कॉज समथिंग टू बी एक्सेप्टेड, ये हो गया एस्टैब्लिश का मीनिंग। ये भी यहां नहीं होना है। सपोर्ट का एंटोनियम हम ढूंढ रहे हैं, डिस्क्लेम या रिफ्यूट में से कोई एक आना है। डिस्क्लेम का मतलब क्या है, डिस्क्लेम का मतलब है टू रिफ्यूज टू एक्नॉलेज, यहां नए पेज पे लिखा देता हूं, डिस्क्लेम। डिस्क्लेम क्लेम का अपोजिट ही है। जब आप किसी भी चीज पर क्लेम करते हो तो आप क्या कहते हो, ये मेरा है। जब आप डिस्क्लेम करते हो तो आप क्या कहते हो, मेरा नहीं है, मैं नहीं जानता ये क्या है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसी चीज को करना जो है डिस्क्लेम कहलाता है। डिस्क्लेम का मतलब क्या हो गया, टू रिफ्यूज टू एक्नॉलेज। एक्नॉलेज करने से आपने रिफ्यूज कर दिया, या आपने कह दिया कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। टू से दैट यू आर नॉट
responsible for something or don't know anything about something. मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, आपने उसको डिस्क्लेम कर दिया। हाँ, मैं जानता हूं इसको, ये मैंने किया है, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, ये मुझसे रिलेट करता है या ये मेरा है, ये क्लेम करना होता है। तो डिस्क्लेम का मतलब एक तरह से टू डिनाई ही है। तो यहां पर क्या ये सपोर्ट का एंटोनियम हो सकता है? रिफ्यूट का मीनिंग को और जरा देख लेते हैं। रिफ्यूट का क्या मीनिंग है? रिफ्यूट एक वर्ब है और इसका मीनिंग हो जाएगा टू से दैट अ पर्सन ओपिनियन और स्टेटमेंट इज रॉन्ग और फॉल्स। इस रिफ्यूट के मीनिंग को देखिए जरा, क्या है? ये कह देना कि ये पर्सन है, ये इसने कोई बात कही है, इसका जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो ये सपोर्ट का एंटोनियम होना चाहिए, सपोर्ट के अपोजिट मीनिंग को ये कन्वे कर रहा है। और यहां पर आप सेंटेंस का कंटेक्स्ट देखोगे, वुड यू प्लीज सपोर्ट मी फॉर वंस इन योर लाइफ। एक पर्सन को सपोर्ट करने की बात की गई है और रिफ्यूट में ये कह दिया जाता है कि ये जो पर्सन है ये गलत है, ये गलत है, या ये जो पर्सन कह रहा है ये गलत कह रहा है। तो यहां पर हो जाना चाहिए सही ऑप्शन रिफ्यूट। 12वीं का थर्ड ऑप्शन, डिस्क्लेम यहां पर नहीं होगा। अंडरलाइन इडियम आपको दिया गया है और उसका मीनिंग बताना है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। सेल सोल्ड प्लॉट्स लाइक हॉटकेक्स। सेल समथिंग लाइक हॉटकेक्स, ठीक है। एक सेंटेंस एक बार पढ़ लेते हैं। रियल्टर यहाँ पर एक वर्ड है, रियल्टर दिया गया है, और वेंचूर एक वर्ड दिया गया है आपको। वेंचूर का मतलब होता है अ न्यू बिजनेस। ये आए हैं, बता रहे हैं इसके। एक बार जो वर्ड्स आपके सामने आते हैं उनको इग्नोर मत किया करो, पता नहीं कहां पर कौन से वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ जाए आपको। तो वेंचूर का मतलब है अ न्यू बिजनेस दैट माइट बी रिस्की। दैट माइट बी रिस्की, आपने किसी नए बिजनेस की शुरुआत की है और वो रिस्की हो सकता है, तो आप उसको कहेंगे वेंचूर। रियल्टर का मतलब होता है, रियल्टर बना है रियल एस्टेट से। रियल एस्टेट का मतलब होता है लैंड से रिलेटेड प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो जमीन से रिलेट करती हो, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो खाली लैंड हो, वैकेंट खाली लैंड हो। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो रियल एस्टेट कहलाती है। रियल एस्टेट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग्स एंड एयर राइट अबव लैंड एंड अंडरग्राउंड राइट्स बिलो द लैंड। ये सारे के सारे रियल एस्टेट में आ जाते हैं। और इस रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है रियल्टर्स। यहाँ पर देखिए एक पर्सन है जो इस मकान को बेच रही है, फॉर सेल, चाबी है इनके पास, आओ खरीद लो। यही क्या है? रियल्टर है। आम कॉमन लैंग्वेज में इन्हें प्रॉपर्टी डीलर कहा जाता है, रियल्टर। तो ये हो गया रियल्टर का मतलब। फिर एक वर्ड आपको दिया गया है, सेल समथिंग लाइक हॉट केक्स। तो सेल समथिंग लाइक हॉट केक का मतलब होता है टू सेल समथिंग क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटी। कुछ भी ऐसा आपने बहुत तेजी से उसको बेच दिया और बड़ी क्वांटिटी में बेच दिया, तो आपने क्या कर दिया? टू सेल लाइक हॉट केक्स। हॉट केक कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे ही वो बनते हैं लोगों की भीड़ लग जाती है, लाओ हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, और ये एकदम से बिक जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सोल्ड आउट, बना और जल्दी से बिक गया, खत्म हो गया। तो टू सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब है टू सेल समथिंग क्विकली, टू सेल समथिंग क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज। या इसको दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है टू बी बॉट क्विकली एंड इन लार्ज नंबर्स। तो कौन सा वाला ऑप्शन होना चाहिए? द रियल्टर्स ऑफ द न्यू वेंचर सोल्ड प्लॉट्स लाइक हॉट केक्स। सोल्ड इलीगली? नहीं। सोल्ड इनोवेटिवली? नहीं। सोल्ड विद ग्रेट डिफिकल्टी? नहीं। सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर्स। फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा।
तो थर्ड क्वेश्चन नंबर 13 का फोर्थ ऑप्शन। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। इल्यूजन, एनक्रोच, डेलीगेट, ऑब्टेन। ऑब्टेन का क्या मतलब होता है? ऑब्टेन की स्पेलिंग सही है, डेलीगेट की स्पेलिंग भी सही है, एनक्रोच की स्पेलिंग गलत लिखी है, ENCROACH आता है। ओ इधर आना था, ए इधर आना था, इन दोनों की पोजीशन बदल दी, इसकी स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा। ये इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है ना, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। इल्यूजन भी सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है एनक्रोच। अच्छा, इनका मीनिंग एक बार देख लेते हैं, अच्छे वर्ड है। ऑब्टेन का मतलब होता है टू गेट और एक्वायर समथिंग आफ्टर मच एफर्ट। आपने एफर्ट लगाकर कुछ गेट कर लिया तो आपने ऑब्टेन कर लिया। ऑब्टेन का मतलब है टू गेट और एक्वायर समथिंग आफ्टर एफर्ट्स। डेलीगेट का मतलब क्या होता है? डेलीगेट का मतलब होता है वर्ब भी हो जाती है और नाउन भी हो जाती है। डेलीगेट का मतलब होता है टू चूज और इलेक्ट अ पर्सन टू स्पीक फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल। एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, उनकी तरफ से बोलने के लिए किसी पर्सन को चूज करना। जैसे कोई मिनिस्टर यहां से बाहर जाता है किसी वजह से, चाहे प्राइम मिनिस्टर जाए, फाइनेंस मिनिस्टर जाए, तो उनके साथ बहुत सारे डेलीगेट्स जाते हैं ताकि वो इंडिया के लोगों की तरफ से बोल सके, अपनी बात रख सके। चाहे वो यूनाइटेड नेशन में जाए, चाहे वो WHO में जाए, चाहे वो WTO में जाए, जहां पर भी वो जाते हैं, कोई भी मिनिस्टर अपने साथ क्या है, डेलीगेट्स लेके जाते हैं। अगर किसी दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से बात करने जा रहे हैं तो उनके साथ क्या जाएंगे, काफी सारे डेलीगेट्स जाएंगे ताकि वो स्पीक कर सके अपनी बात, हम भारतवासियों की बात को वहां पर रख सके। तो डेलीगेट का मतलब होता है टू चूज और इलेक्ट अ पर्सन टू स्पीक फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। और उस पर्सन को, जिसको चूज किया गया है दूसरे लोगों के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बात करने के लिए, कि हमारी तरफ से ये बात करेंगे, उस पर्सन को भी क्या कहा जाता है? डेलीगेट कहा जाता है। तो डेलीगेट का मतलब हो गया अ पर्सन चूजन फॉर दिस पर्पस। इल्यूजन का क्या मतलब होता है? इल्यूजन का मतलब होता है एन आइडिया और बिलीफ दैट इज फॉल्स बट सीम्स टू बी ट्रू। कुछ भी ऐसा आइडिया, कुछ भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लग रही हो सही है बट रियल में सही ना हो, उसको कहा जाता है इल्यूजन। या आपको लग रहा है कि ऐसा है बट वैसा ना हो, कुछ और हो, उसको कहा जाता है इल्यूजन। तो बिलीफ दैट इज नॉट ट्रू बट सीम्स टू बी ट्रू। देखने पर आपको ऐसा लगे कि हाँ ऐसा ही है बट वैसा ना हो, उसको कहा जाता है इल्यूजन। एनक्रोच का क्या मतलब होता है? एनक्रोच एक अच्छा वर्ड है, और एनक्रोच का मतलब होता है टू टेक कंट्रोल और पोजेशन ऑफ समथिंग इन ए ग्रेजुअल। धीरे धीरे करके किसी चीज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना, या उसको पजेस कर लेना, अपने ऑनरशिप में उसको ले लेना, एनक्रोच करना होता है। एनक्रोच का मतलब हो गया टू टेक कंट्रोल और पोजेशन ऑफ समथिंग इन अ ग्रेजुअल वे। और एनक्रोच से एक वर्ड बनता है एनक्रोचमेंट। ये वर्ड के बारे में आपने बहुत सुना होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में तो ये बहुत ही आता है।
एनक्रोचमेंट में आपको दिखा देता हूं कि किस तरह की सिचुएशन को, किस एक्टिविटी को एनक्रोचमेंट हम कहते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग सड़कों पर इस तरह के चबूतरे बना लेते हैं दुकान से बाहर को। सड़क की जमीन थी, ये तो कॉमन सिटीजन की है, नगर पालिका के अंतर्गत आती है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत सरकारी जमीन होती है, और इस पर जो है चबूतरा बना लिया। तो इसको क्या कहते हैं, एनक्रोचमेंट कहते हैं, कि धीरे धीरे जो है आगे को अपनी दुकान का चबूतरा बना दिया और ये जमीन को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, बुलडोजर वगैरह भेज देता है इनको तोड़ने के लिए, तो इस एनक्रोचमेंट को हटाया जाता है। इस तरह की चीजें आपने अपने शहरों में, गांव में खूब देखी होंगी। यहाँ पर आप देखिए इस तरह की सिचुएशन में एक सिचुएशन और दिखाता हूं मैं। ये रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन के ठीक पास यहाँ पर घर है। मैं आपको बता दूं कि जो रेलवे एक्ट है, ये भारत के जो कानून है रेलवे से रिलेटेड, उनके अनुसार रेलवे से 30 मीटर की डिस्टेंस तक कोई कंस्ट्रक्शन या कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, और 15 से 20 मीटर दूर तक तो रेलवे को फ्लैट और ओपन जमीन चाहिए होती है। यहाँ पर भी जो है इस तरह से लोग घर बना लेते हैं, रहने लगते हैं, तो ये भी एक तरह का एनक्रोचमेंट है, इनको भी हटाया जाता है। न्यूज़पेपर वगैरह में आपने खूब सुना होगा। जब तक ध्यान नहीं जाता, लेकिन जैसे ही कोई बड़े अधिकारी ऑर्डर करते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। इनको दूसरे घर दिए जाने चाहिए, नहीं दिए जाने चाहिए, इनके लिए घरों की व्यवस्था की जानी चाहिए, या इनको इतना सक्षम बनाया जाना चाहिए कि ये अच्छा साफ सुथरा घर बना सके, उसमें रह सके। ये हमारा एक अलग विषय है, लेकिन ये एक एनक्रोचमेंट एक्टिविटी है। आगे देख लेते हैं किस क्वेश्चन को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, एक ब्लैंक को फिल करना है। उसके लिए समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव मीनिंग क्या है। इन बोथ कंट्रीज, इन प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद लगा हुआ उसका ऑब्जेक्ट, बोथ कंट्रीज, वी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हैव लीडर्स, हैव यहाँ पर मेन वर्ब है, और लीडर्स यहाँ पर इस मेन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है चूंकि उसका ऑब्जेक्ट हो गया, और लीडर्स ऑफ एबिलिटी, लीडर्स नाउन है तो उसको एसोसिएट करने के लिए कौन से वाले लीडर्स की बात कर रहे हैं, हमने ऑफ प्रीपोजिशन लगा दी, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा है नाउन, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए कोई आना चाहिए एडजेक्टिव। और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों के चारों ऑप्शन में एडजेक्टिव ही है। कंपेलिंग का क्या मतलब होता है, पावरफुल, अलमाइटी, एक्सेप्शनल का क्या मतलब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कंपेलिंग बना है कंपेल से। कंपेल का मतलब होता है टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, COMPEL, कंपेल एक वर्ब है, और कंपेल का मतलब हो जाएगा टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, या टू cause a strong feeling, ये दोनों मीनिंग इसमें हो जाएंगे। और कंपेल से जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं कंपेलिंग, तो एक मीनिंग तो इसका यही हो जाता है परसुएसिव या फोर्सफुल। कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी सिचुएशन जो परसुएसिव हो, जो फोर्सफुल हो, जो आपको फोर्स कर रही हो कुछ करने के लिए, उस सिचुएशन को या उस पर्सन को या उस बिहेवियर को आप कंपेलिंग कह सकते हैं। कंपेलिंग का एक मतलब ये हो जाएगा परसुएसिव एंड फोर्सफुल। दूसरा मीनिंग ये हो जाएगा, इस वाले मीनिंग से रिलेट करके मैं लिखवा रहा हूं, वेरी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग। जो आप में इंटरेस्ट की फीलिंग को क्रिएट कर दे, कोज कर दे, एक्साइट की फीलिंग को क्रिएट कर दे, उसको भी जो है कंपेलिंग कहा जा सकता है। तो क्या यहाँ पर हम कंपेलिंग एबिलिटी की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी एबिलिटी है उनमें जो एक्साइट कर दे, वी हैव लीडर्स ऑफ कंपेलिंग एबिलिटी? नहीं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड है। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल बना है एक्सेप्शन से, एक्सेप्शन होता है एडजेक्टिव, एक्सेप्शन हो गया हमारा एक नाउन भी हो जाएगा, और एक्सेप्शनल हो गया एडजेक्टिव, एक्सेप्शनल हो गया हमारा एडजेक्टिव। एक्सेप्शनल का मतलब हो गया वेरी अनयूजुअल, वेरी अनयूजुअल, नॉट कॉमन। एक ही चीज लिखवा रहा हूं,
एक्सेप्शनल का मतलब हो जाएगा हैविंग द अनयूजुअल एबिलिटी, हैविंग द अनयूजुअल स्किल्स। कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास एक ऐसी एबिलिटी हो, ऐसी स्किल हो, ऐसी इंटेलिजेंस हो, ऐसा कोई टैलेंट हो, क्वालिटी हो जो बहुत अनयूजुअल हो, तो उस पर्सन को भी एक्सेप्शनल कहा जाता है। हैविंग अनयूजुअल स्किल, इंटेलिजेंस और एबिलिटी। तो यहां पर एक्सेप्शनल लीडर की बात की गई कि हमारे पास एक्सेप्शनल एबिलिटी के लीडर्स हैं दोनों कंट्रीज में। यहां पर हो जाएगा सही ऑप्शन दूसरा, पावरफुल नहीं, एबिलिटी को पावरफुल नहीं कहते। एबिलिटी को मॉडिफाई, लीडर्स को मॉडिफाई करने के लिए पावरफुल हो सकता था एक नाउन मॉडिफायर, लेकिन एबिलिटी को मॉडिफाई करने के लिए पावरफुल सही नहीं है। ऑलमाइटी का क्या मतलब होता है? देखिए ऑलमाइटी बना है ऑल प्लस माइटी से, और माइटी बना है माइट से, MIGHT। तो माइट का मतलब होता है पावर, स्ट्रेंथ या फोर्स। तो ऑल माइटी का मतलब हो गया जिसके पास सभी तरह की पावर हो, वो कुछ भी कर सके। ऑल माइटी का मतलब है हैविंग द पावर टू डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकने की जिसमें पावर हो, जैसे कि भगवान होते हैं, गॉड होते हैं, उनको अलमाइटी कहा जाता है। ये भी हानि आना चाहिए। अलमाइटी एबिलिटी की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा, एक्सेप्शनल एबिलिटी के लीडर्स है हमारे पास, ये कहने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, एक स्ट्रक्चर आपको दी गई है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है। अगर सब्स्टिट्यूट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड लगा देना है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर को हमें सिंटैक्टिकली एनालाइज करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कहां पर किस गलती की जरूरत है और क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। द लिटिल बॉय क्राइड विद पेन, द लिटिल बॉय एक नाउन फ्रेज हो गई जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है, बॉय यहाँ पर नाउन है, लिटिल इसके लिए डिटर्मिनर हो गया, द लग गया आर्टिकल। क्राइड लिटिल एडजेक्टिव है एक्चुअली, क्राइड यहाँ पर मेन वर्ब है, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ऑब्जेक्ट उसके बाद आएगा नहीं और आ भी नहीं रहा। विद आ रहा है विद प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया बताने के लिए, क्राई के मैनर को बताने के लिए। तो विद पेन एडवर्ब मैनर की तरह लगा है यहाँ पर, प्रीपोजिशन फ्रेज एडवर्ब मैनर के फंक्शन में आई है, क्राई के मैनर को बताने के लिए। उसके बाद व्हेन यहाँ पर कंजंक्शन लगा है, कंजंक्शन ने क्लोज को इंट्रोड्यूस किया है, व्हेन ही बर्न्ड हिज फिंगर्स, व्हेन ही बर्न्ड हिज फिंगर्स। ही लगाया है द लिटिल बॉय के लिए, सब्जेक्ट तो सही है बट यहाँ पर मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म लगा दी। अब देखिए अगर सेकंड फॉर्म है, व्हेन से मैं बता दूं, व्हेन से एक टाइम क्लोज जोड़ी जाती है और इस टाइम क्लोज की जो मेन वर्ब है वो सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट के टाइम को रिफर किया जा रहा है, पास्ट के टाइम को रिफर किया जा रहा है। तो हमारी एडवर्ब टाइम एक ऐसा हो गया, एक ऐसा एडवर्ब टाइम हो गया जो पास्ट के टाइम को रिफर कर रहा है। पास्ट के टाइम को अगर हमारा एडवर्ब टाइम रिफर कर रहा है तो हमारी मेन क्लोज का जो टेंस है वो भी पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। तो ये भी सही लिखा है। व्हेन ही बर्न्ड, बर्न्ड यहाँ पर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है हिज फिंगर्स। सही है सेंटेंस, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ऑप्शन देख लेते हैं, व्हेन ही बर्न्स हिज फिंगर, ये गलत हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के द्वारा हम टाइम को रिफर करेंगे तो प्रेजेंट का टाइम होगा, और प्रेजेंट के टाइम पर हम पास्ट कैसे दिखा सकते हैं? व्हेन ही बर्न हिज फिंगर्स, ही के साथ बर्न तो आ ही नहीं सकता, वाइल लगाकर हम ड्यूरेशन को रिफर तो कर सकते हैं, लेकिन ही के साथ बर्न गलत है। एज ही बर्निंग हिज फिंगर, चलो एज लगा दिया, कॉज या रीजन को रिफर करने के लिए, ही लगा दिया द लिटिल बॉय को रिफर करने के लिए, बर्निंग लगा दी वर्ब के आईएनजी फॉर्म को के द्वारा किसी कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन जब हम कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करते हैं, बर्निंग को मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो हमें यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, वो हेल्पिंग वर्ब गायब है। अब इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी नहीं कह सकते क्योंकि हम एज लगा रहे हैं, कंजंक्शन है, तो हमें कंजंक्शन अगर लगाया है तो हमें क्लोज लिखनी पड़ेगी, और क्लोज ये तब तक नहीं होगी जब तक यहाँ पर मेन वर्ब नहीं होगी सब्जेक्ट के साथ, तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कंसीडर नहीं किया सकता। इसलिए 16 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, ग्लोरी का एंटोनियम बताना है। ग्लोरी का मतलब होता है ग्रेट एडमायरेशन, ग्रेट एडमायरेशन या फिर ऑनर। सेम इसका एंटोनियम हो जाएगा। सेम का मतलब है लैक ऑफ ऑनर और रेस्पेक्ट।
सेम इसका एंटोनियम हो जाएगा। डिलाइट का मतलब क्या होता है? डिलाइट का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन। डिलाइट का मतलब हो गया अ फीलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन, तो डिलाइट भी जो है इसका एंटोनियम नहीं है। ऑनर तो इसका सिनोनियम हो गया, एंटोनियम बताना था हमें। ग्लटनी, ग्लटनी का क्या मतलब होता है? देखिए ग्लटनी के लिए मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूं, आप समझेंगे कि क्या होता है ग्लटनी। जरूरत से ज्यादा खा लेने की जो स्टेट होती है, जो सिचुएशन होती है, उसी को कहा जाता है ग्लटनी। यहाँ पर इनको देखिए कितना खा लिया है और खाने के लिए मंगाया हुआ है, सो रहे हैं, अभी सो के उठेंगे फिर खाने लगेंगे, किस तरह से मोटे हो गए हैं। तो जितनी जरूरत है, जितने फूड की हमें जरूरत है, उससे ज्यादा खा लेने की जो स्टेट है, जो अवस्था है, जो सिचुएशन है, उसी को कहा जाता है ग्लटनी। इससे एक एडजेक्टिव बनता है ग्लटनस। ग्लटनी का मतलब क्या हो जाएगा? ग्लटनी का मतलब हो जाएगा स्टेट ऑफ एक्सेस ईटिंग, एक्सेस ईटिंग, या फिर अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन ईट्स और ड्रिंक्स more than he या she needs to। जितनी उसे खाने की आवश्यकता है, उससे ज्यादा खा लेने की जो सिचुएशन है, उसको हम ग्लटनी कहते हैं। तो ये भी जो है हमारा एंटोनियम नहीं हो सकता, जो हमें ग्लोरी का एंटोनियम चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 18, एक ऑप्शन बताना है जो इस ब्लैंक को फिल कर सके। सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझना होगा। यस्टरडे आई एट ओनली, फिर उसके बाद ब्लैंक दिया गया है ऑफ एप्पल्स फॉर माई डिनर। सिंपल सी स्ट्रक्चर है, फिर भी एनालाइज कर देता हूं। यस्टरडे एडवर्ब टाइम लगा है शुरू में, आई सब्जेक्ट हो गया, एट यहाँ पर मेन वर्ब है, क्योंकि यस्टरडे एडवर्ब टाइम को यूज कर रहे थे, पास्ट को रिफर करने वाला एडवर्ब टाइम है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की। क्योंकि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा। कहाँ है इसका ऑब्जेक्ट? इसका ऑब्जेक्ट ये पूरी की पूरी फ्रेज है, और इस फ्रेज में भी कौन सा? यहाँ पर जो नाउन आना है वो इसका ऑब्जेक्ट है। ओनली आ, और जो भी नाउन यहाँ पर आना है, और उस नाउन को फर्दर एसोसिएट करने के लिए प्रीपोजिशन लगा दी, ऑब्जेक्ट लगा दिया। ओनली हो गया प्रीडिटरमिनर, प्रीडिटरमिनर को पूरी नाउन फ्रेज से पहले लगाया जाता है। आ लग गया आर्टिकल, तो एक ऐसा नाउन यहाँ पर आएगा जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ है। पेयर, पेयर, पायर या पियर। पेयर का मतलब क्या होता है? PARE। पेयर एक वर्ब होती है, और इस वर्ब का मतलब होता है टू रिमूव द आउटर स्किन और आउटर लेयर ऑफ समथिंग। किसी भी चीज की आउटर लेयर को रिमूव कर देना, बाहरी परत को हटा देना, पेयर करना होता है। टू रिमूव द आउटर स्किन और लेयर ऑफ समथिंग। हमें तो यहां पर नाउन चाहिए, ये तो वर्ब है, ये तो हटा ही दो। PIER क्या होता है? पायर होता है एक स्ट्रक्चर जो बना दिया जाता है किसी पानी के ऊपर घूमने फिरने के लिए, सैर सपाटे के लिए। अपना जाओ यहाँ पर चाय कॉफी पियो, घूमो फिरो, खा पी के नाश्ता करके सेल्फी खिंचा के आ जाओ। ये इस तरह की स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पायर। तो ये भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि मैंने ये खा लिया, ये भी नहीं है। पियर एक फ्रूट होता है, नाशपाती, गांव में हमारे इसको नाशपाती कहते हैं। ये है पियर, सबने अपने जीवन में खाया होगा। यहाँ पर एप्पल्स की बात की जा रही है, तो पियर का तो मतलब ही नहीं, इसका तो सेंस ही नहीं। यहाँ पे हो जाएगा पेयर ऑफ एप्पल्स। आई एट ओनली अ पेयर ऑफ एप्पल्स फॉर माई डिनर। 2 सेब रखे थे इस टाइप से, इस टाइप से 2 सेब रखे थे, मैंने वो उठा के खा लिया, इसको कहेंगे अ पेयर ऑफ एप्पल्स। अ पेयर का मतलब होता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 19,
मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड दिया गया आपको जोयलेस, बाकी का सेंटेंस में नहीं पढ़ूंगा, बाद में देखेंगे अगर पढ़ने की जरूरत पड़ी तो। फिलहाल तो मैं जोयलेस को देखूंगा, ऑप्शन को देखूंगा, एंटोनियम इसका लगा दूंगा। जोयलेस का मतलब होता है लैक ऑफ जॉय, लैक ऑफ जॉय, जॉय का मतलब हैप्पी फीलिंग्स। डब्ल्यूएस का मतलब हो गया डाउटफुल, डाउटफुल या लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट। राप्ट, राप्ट का मतलब हो गया गिविंग और रिसीविंग फुल अटेंशन। कोई भी ऐसी चीज, एडजेक्टिव ही है, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी अटेंशन को पूरी तरह से रिसीव कर रही हो, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको पूरी तरह से अटेंशन दे रही हो, उसको आप राप्ट कह सकते हैं, RAPT। यहां पर ये भी नहीं आना है। एंटोनियम बताना हमें जोयलेस का, लैक ऑफ जॉय का एंटोनियम हो जाएगा ब्लिसफुल। ब्लिसफुल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है एक्सट्रीमली और कंप्लीटली हैप्पी। कोई ऐसा पर्सन जो कंप्लीटली हैप्पी हो, एक्सट्रीमली हैप्पी हो, उसको कह सकते हैं ब्लिसफुल। एक्सट्रीमली और कंप्लीटली हैप्पी। बीमिंग का क्या मतलब होता है? बीमिंग का मतलब होता है वाइड ओपन स्माइल। मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूं कि किस तरह की स्माइल को बीमिंग कहा जाता है। बीमिंग, इस तरह की स्माइल को बीमिंग, ऐसे खिलखिलाकर हंसने की जो ओपन सी स्माइल है उसको कहा जाता है बीमिंग। खिलखिलाकर हंसने की स्माइल को बीमिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ट्राइवियल का एंटोनियम बताना है। ट्राइवियल का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, हैविंग लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस। हैविंग एडजेक्टिव ही है, हैविंग, अरे यार, हैविंग लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस। इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, और चूंकि लिटिल वैल्यू है तो इसका मतलब अननेसेसरी है, तो नॉट नेसेसरी। भाई कोई भी आपके पास चीज है, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके वो आपके लिए अननेसेसरी तो हो गई, आपको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थोड़ी है। अगर आप उसको छोड़ भी देंगे, फेंक भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हैविंग लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस एंड देयरफॉर अननेसेसरी, ठीक है, देयरफॉर अननेसेसरी, अननेसेसरी। क्या हो जाएगा इसका एंटोनियम? एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है नीडेड, जिसकी आवश्यकता हो, जो रिक्वायर्ड हो या जो नेसेसरी हो। एसेंशियल भी एक एडजेक्टिव है। तो एंटोनियम ट्राइवियल का एंटोनियम हो गया एसेंशियल। बाकी के वर्ड देख लेते हैं। लैविश, लैविश का मतलब हो गया वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव। कुछ भी ऐसा जो लार्ज हो, एक्सपेंसिव हो, उसको लैविश कह सकते हैं। या रिच हो या लग्जूरियस हो, उसको लैविश कह सकते हैं। लायबल का मतलब हो जाता है लीगली रेस्पॉन्सिबल, लीगली रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, फॉर समथिंग और समवन। लायबल का मतलब हो जाता है, ये भी नहीं होना है, ये भी नहीं होना है इसका ऑप्शन। वेन भी एक एडजेक्टिव है और वेन का मतलब हो जाएगा, वेन का मतलब हो जाएगा ऑफ नो वैल्यू या फिर अनसक्सेसफुल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये तो ट्राइवल के सिमिलर मीनिंग में चला गया, सिनोनियम में आ सकता था, लेकिन अब नहीं आएगा, हमें एंटोनियम बताना था। तो अनसक्सेसफुल या कोई पर्सन अपनी अपीयरेंस में, अपने अचीवमेंट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो उसको ही वेन कह देते हैं। वेन का मतलब हो जाएगा टू इंटरेस्टेड इन योर ओन अपीयरेंस और अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, लिखने को तो मैं जल्दी जल्दी में कई बार कोई स्पेलिंग भी ऐसा हो सकता है गलत लिख देता हूं,
राइटिंग भी बहुत खराब आती है, लेकिन मेरे शब्दों पे ध्यान दिया करो। ये 20वें का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक ब्लैंक को फिल करना है। क्या बताना है कि एक ब्रैकेटेड वर्ड आपको दिया गया है, इसी के सिनोनियम को उठाकर यहां पर रखना है, और ऐसा सिनोनियम उठाकर रखना है जो इस स्ट्रक्चर में फिट हो जाए। हमसे डायरेक्ट इसका सिनोनियम पूछ सकता था, यहाँ एंटीक लिख देता और सिनोनियम बताओ क्या देता, लेकिन एंटीक के ऐसे सिनोनियम को उठाकर यहाँ रखना है जो कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर में फिट हो सके। अब अगर ऑप्शन आपको आसान दिए हैं तब तो आपको सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन आपको कंफ्यूजिंग दिए हैं, दो सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले ऑप्शन दे दिए, या आपको इस वर्ड का मीनिंग पता नहीं है, या आपको ऑप्शन का मीनिंग पता नहीं है, तो आपको ये सेंटेंस पढ़ना पड़ सकता है। एक बार देख लेते हैं, जब फिल इन द ब्लैंक आपको दिया है तो एक बार इसको पढ़कर देख लो। द डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्लैंक या फिर एंटीक रूइंस इन द रीजन। एंटीक का मतलब क्या होता है? एंटीक का मतलब होता है रिलेटेड टू a very early period of time, but valuable because of its age and aesthetic reasons, because of its beauty। कोई भी ऐसी चीज जो कि पुराने समय से रिलेट करती हो, पुराने समय की हो, लेकिन अभी भी उसको वैल्यूएबल समझा जाता हो उसकी ब्यूटी की वजह से, उसकी एज की वजह से, कि आप कितनी पुरानी है और कितनी सुंदर है, उस चीज को हम एंटीक कह देते हैं। म्यूजियम में आप देखते होंगे कई तरह के एंटीक रखे हुए, कितने महंगे महंगे होते हैं, पुरानी है बट उसकी ब्यूटी और उसकी एज की वजह से उसको अभी भी वैल्यूएबल समझा जा रहा है, उसको हम कहते हैं एंटीक। एंटीक का मतलब हो गया रिलेटेड टू अ अर्ली पीरियड ऑफ टाइम बट कंसीडर्ड वैल्यूएबल, considered valuable because of its age and aesthetic reasons, aesthetic value। aesthetic का मतलब रिलेटेड टू आर्ट एंड ब्यूटी। तो क्या हो जाएगा? कंटेम्परेरी, एंशिएंट, ऑब्सोलेट, मॉडर्न। देखिए कंटेम्परेरी का क्या मतलब होता है? कंटेम्परेरी का मीनिंग, नए पेज ले लेता हूं। कंटेम्परेरी का मीनिंग होता है रिलेटिंग टू अ पीरियड ऑफ टाइम एज समवन एल्स। जिस पीरियड ऑफ टाइम से कोई और रिलेट करता है, उसी से रिलेट करता है अगर कोई चीज, तो वो उसके कंटेम्परेरी है। जैसे महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर लगभग एक ही समय के लोग हैं, तो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर एक दूसरे के कंटेम्परेरी हैं। जिस पीरियड ऑफ टाइम से रविन्द्रनाथ टैगोर रिलेट करते हैं, जब वो पैदा हुए, जब वो खत्म हुए, तो लगभग उसी पीरियड ऑफ टाइम से महात्मा गांधी भी रिलेट करते हैं, उनका समय भी वही रहा इस दुनिया में एग्जिस्टेंस का। ये होता है कंटेम्परेरी का मतलब। कंटेम्पोररी रिलेटिंग टू अ पीरियड, एडजेक्टिव ही है, relating to a period of time, relating to a period of time as someone or something else। जिस पीरियड ऑफ टाइम से कोई और रिलेट करता हो, उसी पीरियड ऑफ टाइम से रिलेट करना कंटेम्परेरी होना होता है। एंशिएंट का मतलब क्या है? एंशिएंट का मतलब है रिलेटेड टू ए वेरी ओल्ड टाइम। एंशिएंट का मतलब रिलेटेड टू अ वेरी ओल्ड टाइम, लेकिन इसमें वैल्यूएबल का कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन वेरी ओल्ड टाइम से ये भी रिलेट करता है। तो इस मीनिंग के आधार पर ये सिनोनियम हो सकता है, लेकिन बाकी के वर्ड देख लेते हैं। कंटेम्परेरी तो नहीं है। ऑब्सोलेट का क्या मतलब होता है? ऑब्सोलेट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है नो लॉन्गर नीडेड। कुछ भी ऐसा जिसकी अब आवश्यकता नहीं है। कुछ समय पहले आवश्यकता थी, कुछ समय पहले ही होता था, होता अभी भी है, लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं है, आउट ऑफ डेट हो गया। जैसे कि स्मार्टफोन आ गए, तो जो बटन वाले मोबाइल फोन थे वो आउट ऑफ डेट हो गए, वो ऑब्सोलेट हो गए। टेलीफोन आता था, बड़े बड़े खंबे लगे होते थे, तार लगे होते थे और वायर के द्वारा टेलीफोन रखा रहता था टेबल पर, टेलीफोन के द्वारा हम बात करते थे। तो टेलीफोन क्या हो गया? अब ऑब्सोलेट हो गया। जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल में ही हम
एफएम या रेडियो वगैरह सुन सकते हैं। जो रेडियो आते थे वो खरीदते थे हम, वो अब ऑब्सोलेट हो गए, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, आउट ऑफ डेट है, वो आउटडेटेड हो गए, वो उनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कंपनियां उनको प्रोड्यूस भी नहीं करती है। मोबाइल में हमने फ्लैश लाइट लगा ली, तो वो जो टॉर्च आती थी उसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, उसकी जरूरत पड़ सकती है जो कोई मोबाइल यूज ना करता हो या कोई जंगल में घूम रहा हो, जो मोबाइल को चार्ज ना कर सकता हो। लेकिन जनरल वे में लोग अब टॉर्च नहीं खरीदते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो फ्यूल से, ईंधन से चलने वाली जो लैंप थी वो खत्म हो गई, लालटेन खत्म हो गई। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ऑब्सोलेट हो गई। नई टेक्नोलॉजी के आने पर पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो जाती है, आउट ऑफ डेट हो जाती है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, कंपनियां उसको प्रोड्यूस नहीं करती। इसी मीनिंग को कन्वे करता है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब है नो लॉन्गर नीडेड और प्रोड्यूस्ड या आउट ऑफ डेट, पुराना हो जाए। मॉडर्न का मतलब है रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट के टाइम से, प्रेजेंट के टाइम ऑफ पीरियड से जो भी रिलेट करता है आप उसको मॉडर्न कह सकते हैं। तो 21 का दूसरा यहां पर हो जाना चाहिए। मॉडर्न नहीं लगा सकते हैं, एंशिएंट एंटीक के मीनिंग को कन्वे करने के लिए। ऑब्सोलेट नहीं लगा सकते हैं, कंटेम्परेरी नहीं, एंशिएंट लगा सकते हैं। ये भी पुराने टाइम की बात कर रहा है और एंटीक भी पुराने टाइम की बात करता है। 21 का दूसरा ऑप्शन। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है। इट इज अ जनरल बिलीफ दैट द फीमेल ऑस्ट्रिच गार्ड द नेस्ट एट नाइट। जनरल बिलीफ की बात की जा रही है। दैट फीमेल ऑस्ट्रिच हमारा नाउन फ्रेज है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो हमारी जो मेन वर्ब होनी चाहिए वो गार्ड नहीं, गार्ड्स होनी चाहिए। एस लगाना पड़ेगा हमें। कौन से ऑप्शन में है एस? ये रहा। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पहले ऑप्शन में इज लगाकर गार्डिंग लिखा गया है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर लगाई गई है तो कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है। कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है प्रेजेंट के पॉइंट पर, यानी कि प्रेजेंट के पॉइंट पर ये एक्शन गोइंग ऑन है, लेकिन एक्सप्रेस क्या किया जा रहा है? सेंटेंस में एक जनरल बिलीफ की बात की गई है, और जनरल बिलीफ जो होते हैं वो परमानेंट नेचर के एक्शन होते हैं, और परमानेंट नेचर के एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो एक्शन बनाए जाते हैं जो बोलते वक्त, जब आप उस एक्शन को बोल रहे हैं, स्टेट कर रहे हैं, तभी वो एक्शन गोइंग ऑन हो। ये एक्शन गोइंग ऑन नेस को ये वाली जो ऑप्शन है गोइंग ऑन नेस को दिखाएगा। यहाँ पर हम जनरल बिलीफ की बात कर रहे हैं जो कि परमानेंट नेचर का एक्शन है। परमानेंट नेचर के एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किसी ऐसे एक्शन के लिए लगाया जाता है, आप फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट किसी ऐसे एक्शन के लिए लगाया जाता है जो पास्ट में हो गया हो या पास्ट में कई बार हुआ हो, पास्ट में फ्रीक्वेंट रहा हो। लेकिन हम तो एक जनरल बिलीफ की बात कर रहे हैं और वो भी प्रेजेंट के सिनेरियो में। परमानेंट नेचर के एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट से नहीं दिखाते। तीसरा ऑप्शन जो है दिलचस्प है। तीसरा ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब भी लगा दी, डज, सॉरी, एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लगा दी। अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में हम वर्ब में एस या ईएस फॉर्म लगाते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसने ये ईएस हेल्पिंग वर्ब में लगा दिया, और फिर जब हेल्पिंग वर्ब में ईएस लगा दिया तो मेन वर्ब को उसने बिना एस या ईएस की फॉर्म के लिए लगाया। ये स्ट्रक्चर तो सही है, लेकिन ये स्ट्रक्चर लगाई जाती है एम्फेसाइज करने के लिए, ये बताने के लिए कि ये वाला एक्शन वाकई में हुआ है, मतलब कि ये एक फैक्ट है। किसी फैक्ट को रिफर करने के लिए हम क्या करते हैं, मेन वर्ब में एस या ईएस न लगाकर हेल्पिंग वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, ईएस ही लगाते हैं। मेन हेल्पिंग वर्ब में ईएस लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को इन्फ्लिक्ट करते हैं और मेन वर्ब को बेस फॉर्म में लिखते हैं। एक तरह से ये मोडाल प्लस टेंस की स्ट्रक्चर है कि हम एक तरह से एक मूड भी एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं और टेंस भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक फैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए इस तरह की स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं, डज गार्ड। अब आगे की स्ट्रक्चर में भी थोड़ी सी वहां पर चेंज कर दिया, एट की जगह इन लगा दिया, यहाँ पर भी एक मिस्टेक है, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि डज गार्ड, ये जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये एक फैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती है, और यहाँ पर किसी फैक्ट को एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा, एक जनरल बिलीफ को एक्सप्रेस किया जा रहा है, इसलिए स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन सही, 22वें का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा हुआ है? राहुल हैड स्ट्रॉन्ग पेन
इन हिज स्टोमक। पेन के लिए स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं लगाया जाता है। पेन नाउन के लिए, पेन नाउन को मॉडिफाई करने के लिए स्ट्रॉन्ग या वीक वर्ड नहीं आता है। स्ट्रिक्ट भी नहीं आएगा, स्ट्रिक्ट एडजेक्टिव है। स्ट्रिक्ट का मतलब हो जाएगा लिमिटिंग समवन्स बिहेवियर। जैसे कि हम कह सकते हैं स्ट्रिक्ट रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं जो आपके बिहेवियर को बहुत ज्यादा लिमिट करते हैं, यहां मत जाओ, ये मत करो, उनके साथ मत घूमो, ये मत खाओ, ये मत पियो, तो आप कह सकते हैं कि आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं। लिमिटिंग समवन्स बिहेवियर, एक्चुअली में स्ट्रॉन्गली लिमिटिंग समवन बिहेवियर को स्ट्रिक्ट कहा जाता है। तो स्ट्रिक्ट पेन यहां पर नहीं हो रहा है। डीप का मतलब हो गया जो सरफेस से बहुत नीचे चला जाए। गोइंग अ लॉन्ग वे डाउन फ्रॉम द सरफेस। ये सरफेस है, सरफेस से बहुत नीचे चला गया तो आप क्या कहेंगे उसको? डीप। एक मीनिंग और हो सकता है डीप एडजेक्टिव का, और वो है वेरी स्ट्रॉन्गली फेल्ट। स्ट्रॉन्गली फेल्ट, जैसे कि डीप ट्रबल। एग्जाम्पल के तौर पर डीप ट्रबल एक ऐसा ट्रबल जिसको बहुत ज्यादा फील किया गया हो, या डीप डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट। हाई का क्या मतलब होता है? हाई का एक मतलब तो यही हो गया गोइंग ए लॉन्ग वे अबव फ्रॉम द सरफेस, या ग्रेटर इन हाइट। हाई का मतलब हो गया ग्रेट इन हाइट, जो ऊंचाई में बहुत ज्यादा उसको हाई कह देंगे, एडजेक्टिव ही है। लेकिन हाई का एक मेटाफोरिकल मीनिंग ये भी आता है कि जो अपने यूजुअल लेवल से बहुत ज्यादा हो, ग्रेटर देन यूजुअल लेवल। ग्रेटर देन यूजुअल लेवल, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हाई प्राइस। हाई प्राइस, तो जितना प्राइस इस वैल्यू का, जितना प्राइस इस थिंग का होना चाहिए था, जितनी वैल्यू इस थिंग की, इस ऑब्जेक्ट के, आर्टिकल की होनी चाहिए थी, उससे ज्यादा है, तो मैं क्या कह दूंगा? हाई प्राइस। तो ये मीनिंग भी है, ये वर्ड भी यहाँ नहीं आना है, ये वर्ड भी यहाँ नहीं आना है, यहाँ आना है सीवियर। सीवियर एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। सीवियर, सीवियर एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कोजिंग ग्रेट पेन, डिफिकल्टी, डैमेज, वरी, etc। सीवियर का एक मीनिंग है एक्सट्रीम। तो यहां पर एक्सट्रीम के मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमें सीवियर को लगाना है। क्या हो जाएगा यहां पर सही वर्ड? SEVERE, सीवियर। स्ट्रॉन्ग पेन के साथ यूज हो सकता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। वीक भी यूज हो सकता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। सीवियर अगर आपको दिया है तो सीवियर आप लगाएंगे। अक्यूट अगर दिया होता ऑप्शन में तो अक्यूट भी आ जाता, ACUT, अक्यूट पेन। क्वेश्चन नंबर 23 ये हो गया आपका, आपको थर्ड ऑप्शन लगाना है। 24, दिस इज बेस्ट बुक फॉर चिल्ड्रन टू रीड। देखिए बुक यहां पर नाउन है और यहां पर बेस्ट लगाई गई है एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है वो जिस नाउन को रिफर करता है वो नाउन एक ही होता है, वो डेफिनिट हो जाता है और स्पेसिफिक हो जाता है। इसी वजह से उसके साथ उसको उसकी स्पेसिफिसिटी को दिखाने के लिए, उसकी डेफिनेटनेस को दिखाने के लिए लगाया जाता है द आर्टिकल। भाई जिसको भी हम बुक कह रहे हैं वो बेस्ट है, और बेस्ट तो कोई एक ही होगी, सबको तो बेस्ट नहीं बोल रहे हैं। तो ये तो एक डेफिनेट बुक हो गई, एक स्पेसिफिक बुक हो गई, तो द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर चिल्ड्रन टू रीड का ही ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर चिल्ड्रन टू रीड। बाकी के ऑप्शन में क्या दिक्कत है? दिस इज गुड बुक। देखिए बुक जो है एक काउंटेबल नाउन है। अब काउंटेबल नाउन की अगर एक सिंगल यूनिट को रिफर कर रहे हो तो आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा।
वो आ आर्टिकल यहां से गायब है, इसीलिए गलत हो गया। वही सेम प्रॉब्लम यहां भी है। भाई हमने बुक लगाई नाउन, गुड लगा दिया एडजेक्टिव के रूप में बुक के लिए, वेरी लगा दिया एडवर्ब के लिए, एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए, लेकिन बुक एक काउंटेबल नाउन है और अगर सिंगुलर यूनिट को रिफर कर रहे हो तो हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा। पर यहाँ पर तो आर्टिकल हमने दा लगा दिया, तो यहाँ पर तो ए लगाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर तो हम आर्टिकल लगाएंगे ना, आर्टिकल लगाना पड़ेगा अगर हम सिंगुलर यूनिट को यूज कर रहे हैं तो। दिस इज वेरी बेस्ट बुक, ये भी गलत हो गया। पहली बात तो ये देखें कि यहां से आर्टिकल गायब है, ए नहीं है, और दूसरी बात ये देखिए हमने वेरी भी लगा रखा है और बेस्ट भी लगा रखा है। बेस्ट एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि सुपरलेटिव डिग्री को रिफर करता है, किसी नाउन की जो हम इस एडजेक्टिव के द्वारा हम जो एट्रीब्यूट बता रहे हैं, जो क्वालिटी बता रहे हैं, उसकी हाईएस्ट पॉसिबल डिग्री को रिफर करता है सुपरलेटिव डिग्री। हमने वेरी एक ऐसा एडवर्ब लगा दिया जो कि पॉजिटिव डिग्री को मॉडिफाई करने के लिए लगाते हैं। देखिए वेरी जो एडवर्ब है वो बाय डेफिनेशन बाय नेचर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि वेरी एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में ही, ये पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को ही बढ़ाने की, उसकी डिग्री को बढ़ाने का ही स्कोप हमारे पास होता है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, ये जो वेरी वर्ड है ये एक एडवर्ब है और ये एक ऐसा एडवर्ब है जो बाय डेफिनेशन बाय नेचर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई करने के लिए लगाया जाएगा। जैसे गुड लिखा होता तो यहां पर सही था। वेरी एडवर्ब बाय डेफिनेशन बाय नेचर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए ही लगाया जाता है, क्योंकि वेरी एक एडवर्ब डिग्री है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी एडजेक्टिव की डिग्री को बढ़ाने के लिए, और एडजेक्टिव की डिग्री को बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और डिग्री को बढ़ाने का जो स्कोप होता है वो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पास ही होता है। सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है वो तो ऑलरेडी हाईएस्ट पॉसिबल डिग्री में है, वेरी या कोई और सिमिलर एडवर्ब उसको कैसे मॉडिफाई कर सकता है। और जो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा उसकी डिग्री को बढ़ाने के लिए मोर या ईआर लगा देते हैं, तो वेरी वहां भी मीनिंगफुल नहीं होता। तो वेरी को आप जब भी इस्तेमाल करें पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ यूज करें। गुड के साथ वेरी सही था, बैड के साथ वेरी ठीक है, लेकिन बेटर के साथ या बेस्ट के साथ वेरी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का थर्ड ऑप्शन। 25 स्पेलिंग एरर बतानी है। बैग तो सही लिखा हुआ है, हिम सही है, रिकंसीडर गलत कर दिया, तो बस आगे नहीं पढ़ूंगा मैं, मुझे पता चल गया रिकंसीडर गलत है, सी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर एस होना चाहिए था, तो आगे नहीं पढ़ूंगा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, थर्ड ऑप्शन लगा के खत्म करूंगा सेंटेंस को। एक ही पार्ट में तो गलती होगी, स्पेलिंग मिस्टेक एक ही जगह पर तो होगी, वो मुझे मिल गई तो आगे को पढ़ूंगा मैं। 25 का थर्ड ऑप्शन। इसी तरह से जो है आपको क्वेश्चन पेपर को करने की घर पे प्रैक्टिस कीजिए। घर पर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, आपका दिमाग जो है चलने लगेगा, आपकी लर्निंग जो एक्चुअल लर्निंग है वो आपको इसी तरीके से करनी है, वो इंप्रूव होती जाएगी। आज के सेशन में इतना ही। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, कहीं पर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।